बोले चिरैया के तमाम दर्शकन का राम जोहार। लखनऊ लेजेंड आदरणीय इंदिरा श्रीवास्तव जी के संरक्षण में बोले चिरैया के लोक आयोजन क्रम में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई राजीव श्रीवास्तव जी के स्वागत करित है। पहले उनके थोड़ा परिचय जान लें। आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी साहित्य और सिनेमा के दुनिया के एक दैदीप्यमान व्यक्तित्व हैं। आपकी शख्सियत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। साहित्य की गद्य विधा हो या पद्य विधा हो, दोनों विधाओं में आपको महारत हासिल है, दोनों विधाओं में आपकी समान पकड़ है। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जो मशहूर धारावाहिक श्री कृष्णा था रामानंद सागर जी का, उसमें महारास को परिभाषित करने वाला एक गीत था, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, यही महारास है। वो महारास को परिभाषित करने वाला गीत आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी ने ही लिखा था। आप एक स्थापित फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो आइए सबसे पहले प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्रीकांत बैस जी, आप मशहूर गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं। कंपोजर, गायक और चयनकर्ता के अधिकार से आपने आकाशवाणी इलाहाबाद में अपनी सेवा दी। मोहम्मद खलील सहित लोक गायकी से जुड़े अनेक कलाकारों का आपको स्नेह आशीष मिला है। एक खास बात बता दें कि रेडियो के ऑडिशन टेस्ट में आपका एक गीत कौने नरेसवा के देसवा उजड़ गए, इस गीत ने उस जमाने में धूम मचा दिया था। तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्रीकांत बैस जी का। आदरणीय श्रीकांत बैस जी, मैं अपने श्रोताओं को जो हमें देख रहे हैं नमस्कार मैं करता हूं, और साथ साथ मैं अरुण जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस कार्य में जोड़ा और हमें अवसर दिया आपने श्रोताओं से मिलाने का और देखने का। ये मीडिया पर यह अवसर दिया। हम साथ साथ हम अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत मतलब स्वागत करते हैं। आपने जिक्र किया कौने नरेसवा के जी, कौने नरेसवा के देसवा उजड़ी गईले, अरे किकरे दुवरिया न था मुझे बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव ये बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय श्रीकांत जी। अब हम अपनी अगली कलाकार जो है रीना टंडन जी। उत्तर भारत के लोक संसार में रीना टंडन एक जाना माना नाम है। आकाशवाणी से लेकर विभिन्न लोक मंचों तक आपकी कला ने विस्तार पाया है। चाहे गणतंत्र दिवस का उत्सव हो, अपना उत्सव हो या फूल वालों की सैर, इन सभी उत्सवों में, इन सभी आयोजनों में, सभी जगह आपने एक अग्रणी कलाकार के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कला ने नाट्य मंचों पर भी पांव पसारा है। आपका एक ग्रुप है यूपी फॉक आर्ट ग्रुप। प्रयाग संगीत समिति से शास्त्रीय गायन में आपने प्रभाकर किया है। तो आदरणीय रीना टंडन जी, हम आपका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आदरणीय टंडन जी, मैं स्वागत करती हूँ सभी लोक संगीत प्रेमियों का बोले चिरैया के मंच पर, और सादर नमस्ते करती हूँ राजीव जी को, अरुण जी को, श्रीकांत जी को। जी हमारे सहयोगी रहे हैं और हमारे दर्शक रहे हैं। तो मैं सभी अपने श्रोताओं का भी स्वागत करना चाहूंगी इस बोल चिरैया के मंच से। धन्यवाद आपका। हम दर्शकों को एक बात और बता देते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच जो एक गीत रिकॉर्ड हुआ था जिस स्टूडियो में, हरबंस जायसवाल जी का स्टूडियो मामसार स्टूडियो लखनऊ का था, उसके ओनर संजय जायसवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। हम संजय जायसवाल जी का स्वागत करते हैं। और
बात के दौरान आपसे भी रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग लेना चाहेंगे। तो स्वागत है आदरणीय संजय जायसवाल जी। और ये उस जमाने में एक अकेला स्टूडियो हुआ करता था। संजय जायसवाल जी, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अरुण जी, राजीव जी, श्रीकांत भैया, रीना दीदी, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते बहुत ही बेटा। अच्छा लगा। आज 40 साल हो गए 81 की ये रिकॉर्डिंग। उस समय मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। रीना दीदी और आई थी, मुझे याद है। मैं उस समय रिकॉर्डिंग सीखता था, रिकॉर्डिंग करने देखता था। दिल्ली बॉम्बे से आए थे म्यूजिक पॉलीडोर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। जी। उसमें पॉलीडोर कंपनी जो थी वो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, उसमें श्रीकांत भैया, रीना दीदी कैसे गा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं वही देखा करता था और सीखता था कंट्रोल रूम में खड़ा होकर पीछे। तो वो जमाना मुझे याद आ गया। मेरे फादर भी थे। मैं अब बिल्कुल आप लोग को देख के मुझे एकदम वो दिन याद आ गए। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा किया अरुण जी और राजीव जी, आप लोग ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, ऐसे कार्यक्रम होंगे तो इतनी अच्छी बात ही होगी। और आपको देखे रीना जी साक्षात, बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आभार है और संजय जायसवाल जी। जी, इस बीच हमसे अमिता चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। अमिता चौधरी जी बोले चिरैया की आरंभ से ही एक मजबूत सहयोगी रही हैं। कहीं जब बोले चिरैया को कोई नहीं जानता था, उस जमाने से हमारा और इनका एक एसोसिएशन रहा है और हम बहुत आगे तक गए। तो आप एक साइंटिस्ट हैं, मुंबई में रहती हैं। और मैं और बता दूं, आप मशहूर जो अवधी लीजेंड इंदिरा श्रीवास्तव जी हैं उनकी। तो स्वागत है अमिता चौधरी जी आपका इस आज के जूम मीटिंग में, जूम वेबिनार में आपका स्वागत है आदरणीय अमिता चौधरी जी। आवाज थोड़ी धीमी क्यों है भाई साहब? आवाज धीमी? आपको मेरी आवाज ठीक है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बाकी लोग बताएं, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी सुनाई देगी धीमी है। अरुण जी। देखिए, आवाज के बारे में मुझसे पूछिए सब लोग। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। अमिता जी, आपकी भी आ रही है। और श्रीकांत भैया ने भी गाया, रीना जी भी गाया, और अरुण जी की भी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अभी तक राजीव जी की आवाज नहीं सुन पाया हूँ। मेरी आवाज अब आप सुनेंगे तो जनाब, क्या तो बात, जैसा कि हमने आपको गेटअप बताया चेंज है था बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात। मित्रों, अच्छा अच्छा जैसा कि अरुण जी हमारे साथ इंदिरा जी भी जुड़ चुकी हैं। वो हालांकि उनका फेस दिख नहीं रहा, लेकिन वो हमारे साथ वॉच कर रही हैं। तो अच्छा, उनका भी स्वागत आप कर दें। जी जी संरक्षक वही हैं हमारी इस पूरे प्लेटफॉर्म की, पूरे समूह की। जी, पूरे समूह को जो लीड कर रही हैं इंदिरा श्रीवास्तव जी हैं। हमें जी। बहुत मनोबल बढ़ता हमारे बीच में होती हैं। तो जैसा कि हमने बताया, बोले चिरैया अवध के संस्कारों को, अवध की संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रही है। अवध की संस्कृति की बात जब हम करते हैं तो अवध की संस्कृति मात्र गीत नहीं होता। अवध की संस्कृति यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ के संस्कार है, यहाँ का व्यंजन विधा है, और यहाँ तक कि यहाँ का जो घर बनाने की पद्धति होती है वो भी स्पेशल है। वो सारी की सारी अवध की संस्कृति है और उस अवधी संस्कृति को लेकर बोले चिरैया चल रही है। और इसके साथ ही हम बोले चिरैया से अपना मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि उनके बारे में बताया कि आप एक सुख्यात लेखक हैं, कवि हैं, फिल्मों के गीत लिखे हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। रामानंद सागर की फिल्म श्री कृष्ण का जो महाराज का फिलॉसफी बयान करता है वो गीत आपने लिखा है। तो आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। आदरणीय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। आदरणीय इंदिरा श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्रीकांत वैश्य जी, आदरणीय रीना जी, और हमारे साथ भाई संजय जायसवाल, डॉक्टर अमिता चौधरी और भाई अरुण तिवारी के साथ साथ जितने भी लोग इस समय जीवंत हमें देख सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं।
निर्गुण का नाम लेते ही कबीर की बानी का अनायास ही स्मरण हो आता है। आज मैं जब अपने स्मृति पटल पर अतीत में व्यतीत हो चुके अनमोल पलछिन का ध्यान करता हूं, तो सुखद अनुभूतियों के कई कई दृश्य परिदृश्य जीवंत हो उठते हैं। 4 दशक अर्थात 40 वर्ष पूर्व 1981 में पॉलीडोर ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी का एक ईपी रिकॉर्ड निर्गुण के नाम से प्रदर्शित हुआ था। इस रिकॉर्ड में 2 गीत थे, कहवा बितायु गोरी और झुल्ली का रंग सांचा। निर्गुण की जिस वृहद परंपरा का वैभव हमारे भारतीय परिवेश में पुरातन काल से चला आ रहा है, उसी को वर्तमान में सूफी के विशेषण से विभूषित किया गया। सूरदास ने उद्धव और गोपियों के मध्य हुए संवाद में जिस सगुण और निर्गुण ब्रह्म को व्याख्यातित किया है, उसे ही कबीर ने अपनी बानी में आत्मा परमात्मा के परस्पर संबंधों को लेकर अभिव्यक्त किया है। झुल्ली का रंग सांचा हमार पिया निर्गुण गीत इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कड़ी है। मुझे स्मरण है कि जब वह गीत 1981 के वर्ष में संगीत प्रेमियों के मध्य आया, तो अकस्मात ही हर गली मोहल्ले और चौराहों पर इस गीत की धूम मच गई। किसी भी कार्यक्रम या उत्सव में तब लाउड स्पीकर और रेडियो पर इस गीत की गूंज अनिवार्य रूप से सुनाई पड़ती थी। नर नारी युवा वृद्ध और शिशु तक के अधरों पर इस गीत ने अपना डेरा बना लिया था। सिनेमाई गीतों से विलग किसी लोकगीत का यूं लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंचना तब एक कीर्तिमान तो था ही, साथ ही इस जैसी प्रसिद्धि पुनः किसी अन्य लोकगीत को अभी तक नहीं मिली है। स्वर्गीय हरबंस जायसवाल जी के संगीत में ढला यह निर्गुण अपने में कबीर की बानी का आलोक इसके युगल गीतकार भैरव और चंद्रशेखर के शब्दों में ढलकर जिस आध्यात्मिक तथ्य के कथ्य को उजागर कर गया है, वह अद्भुत है। लोक साहित्य के बिंब, उपमा, प्रतीक और अलंकारीय छटा से आच्छादित यह गीत आत्मा और परमात्मा के मध्य संवाद का एक ऐसा अनूठा प्रयोजन है जो देह की सीमा लांघ कर क्षितिज के पार किसी अलौकिक जगत में विचरण करने की अनुभूति से भर देता है। इस गीत में प्रयुक्त शब्द शब्द के भाव की संवेदना में निहित वेदना के तंतुओं को जागृत करने में इसके युगल स्वरों का विशेष योगदान रहा है। इस गीत में पुरुष स्वर श्रीकांत वैश्य का है और नारी स्वर में रीना टंडन की वाणी का सौंदर्य इसे श्रृंगारित कर गया है। कौतूहल से उपजे प्रश्नों का उत्तर देती आत्मिक ज्ञान की वाणी इसे श्रवण करने वाली प्रत्येक आत्मा को संतुष्ट तो करती ही है, साथ ही यह देह की बेहरी लांघ कर उस परमात्मा के परम धाम के प्रवेश का द्वार का पथ भी बतलाती है, जो इस जगत में हर किसी को का एकमात्र ध्येय है। श्रीकांत का स्वर जहां एक और जिज्ञासा का सहज भाव लिए सरल वृत्ति से दैहिक और भौतिक प्रसंग की प्रभावी प्रस्तुति में दक्ष है, तो दूसरी ओर रीना की वाणी अपने स्वर सौंदर्य से निवारण और निराकरण का संदर्भ लिए नैसर्गिक सत्य को उद्घाटित करती ओज से परिपूर्ण है। कंठ से उत्सर्जित यह वाणी नासिका का स्पर्श कर जब पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होती है, तो अत्यंत ही त्वरित गति से वह किसी तीव्र कटार सदृश सीधे हृदय को भेदती उसकी तलहटी में समा जाती है। गायन की यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है जो कालजयी की श्रेणी में अपना स्थान रखती है। अपने सृजन और अस्तित्व के 4 दशक पश्चात यह कृति वर्तमान में भी जीवंतता का पर्याय है। आज उसी निर्माण प्रक्रिया को पुनः अपने समक्ष जीवंत समझने बूझने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं।
और हमारे साथ इस कालजयी गीत के गायक गायिका स्वयं इसका वर्णन करने हेतु हमारे मध्य हैं। परस्पर संवाद के माध्यम से इस निर्गुण गीत के विभिन्न पक्षों को जानना हम सभी के लिए आज निर्माण एवं सृजन का पुनरावलोकन करने के समान है। आइए आज के हमारे सूत्रधार भाई अरुण तिवारी के सानिध्य में हम सब सुरीले इतिहास के कालजयी परिदृश्य को देखते, गुनते, बुनते और सुनते हैं। भाई अरुण तिवारी जी। धन्यवाद भाई राजीव श्रीवास्तव जी। जितना अच्छा तरीके से, जितने सुंदर ढंग से आपने चीजों को सामने लाया, उससे सुंदर और कुछ बताया नहीं जा सकता। मित्रों, हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी बात को आगे रखते हैं, और ये हम अवधि में बोलेंगे क्योंकि ये अवधि लोगों के लिए है। थोड़ा सा हम अवधि में बोलेंगे, इसके बाद फिर हिंदी में आ जाएंगे। तो मित्रों, कही जाता है कि जौन कौम अपन इतिहास भूल जाते है, वो कौम अपन भविष्य दफन कर देते। एकदम सही है। इतिहास बिसरावे वाली चीज न हुए। इतिहास निहारे वाली चीज है। इतिहास बहरावे वाली चीज है। कहे से कि इतिहास में एक नैतिक मूल्य छुपा होता है, जीवन के मूल्य छुपा होता है, सामाजिक मूल्य है हमारा। तो अगर जिंदगी में कोनो मूल्य न रह जाए तो मूल्यहीन जिंदगी आखिर कौने काम का? समाज के काम है, न खुद के काम का। तो आज हम 40 साल पीछे जाके इतिहास पुरखन का आपके बीच में लावा है। आज हमारे सामने इतिहास के ऊ पन्ना खुला बा जौने पे वर्तमान फक्र करत है, और वो आवे वाला समय यह पन्ना के देखे ताई तरस जाए, यह पन्ना खातिर तरस जाए। तो चला देखा जाए, झुलनी का रंग के 40 वर्ष गुजर जाए के उपलक्ष्य में इतिहास एक बारी फिरू झुलनी का रंग साजा। तो श्रीकांत भैया, पहला सवाल हम आपे से कर रहे हैं, आप से ही कर रहे हैं। आप और रीना टंडन जी एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए? रीना टंडन जी यहाँ लखनऊ की थी, इलाहाबाद में थे, तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह जुटे? भाई श्रीकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। रीना जी, पहले मैं आऊंगा और उसके बाद आप, और 2 अंतरा आप गाएंगी, 2 अंतरा मैं गाऊंगा। पहला जो मैं आ रहा हूँ। नहीं, श्रीकांत जी, शायद आपने सवाल सुना नहीं है, तो ठीक है, ये सवाल रीना जी अगर सुन रही तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। रीना जी, आप बताएं कि आप दोनों लोग इस गीत को गाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गए? क्या हरबंश जायसवाल की वजह से या कोई और कारण था? नहीं, ऐसा था, मैं 77 में शादी होके लखनऊ आई, तो शास्त्रीय संगीत की मैंने शिक्षा ले ही रखी थी, और इसके बाद मेरी मुलाकात हरबंश जायसवाल साहब से हुई। तो उन्होंने मेरी आवाज की क्वालिटी को देख के मुझे ये समझाया कि बेटा, आपकी आवाज जो है लोक संगीत के लिए बहुत अच्छी है जी। आप अगर उस तरफ काम करेंगी, उस क्षेत्र में काम करेंगी, तो आप बहुत अच्छे प्रसिद्धि पाएंगी और अच्छे से काम कर पाएंगी। तो उन्हीं दिनों ये पॉलीडोर की रिकॉर्डिंग वगैरह का काम स्टूडियो में चल रहा था, और श्रीकांत जी से मेरी मुलाकात ममशार स्टूडियो में यानी हरबंश जी के ही हुई थी। मैंने पहली बार इनको वहीं देखा था, और ये निर्णय हरबंश जायसवाल साहब और अरोड़ा साहब आए थे रिकॉर्डिंग के लिए। उन लोगों ने लिया कि हम लोग इस गाने को साथ में गाएं, क्योंकि ये तो कबीर का पद है जी, लेकिन इसको डुएट बनाने के लिए चंद्रशेखर जी और जो दूसरे पंडित जी थे, उन लोगों ने इसका लिखा प्रश्न वाला हिस्सा जो है जी, श्रीकांत जी के लिए बनाया, स्पेशली बनाया गया वो। अच्छा, इसको डुएट में, मूल गीत में वो प्रश्न था नहीं?
ना, प्रश्न नहीं था, उसको बनाया गया नेटवर्क की कोई सिर्फ समस्या? उसको डुएट बनाने के लिए। जी जी तो हमने और श्रीकांत को वहां पर रिकॉर्ड किया। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब श्रीकांत जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, अभी रीना जी ने जो बताया कि ये कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आए, इसमें कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? जी जी जी, ऐसा है जी कि मैं आप इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। जी। धुन्नी का रंग सांचा हमार पिया था, हम्म। मगर थोड़ा सा मैं वृतांत में नहीं जाऊंगा, हम्म। छोटे रूप में मैं आऊंगा। जी। हुआ ये कि वो पर्यटन होटल के ऊपर हुआ करता था, जी। और वहां से एक कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होता था। और ये हमारे संजय जायसवाल, जो हमारा भतीजा, हम उसको भतीजा भी मानते हैं। 1 मिनट आना। और ये आपको मतलब जो आप बता रहे थे, बिल्कुल यथार्थ बता रहे थे। जी। तो वहां से एक कार्यक्रम होता था, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक। अच्छा। जी से मतलब धरती के गीत। कॉन्सर्ट चलता था जी वहां से, मतलब उसमें अधिकांश जो कार्यक्रम होते थे जी जी। वो लोकगीत के ऊपर ही होते थे। अच्छा। उसके लिए मैं इलाहाबाद से, मेरे गुरु ने आदेश किया कि देखो, एक कार्यक्रम, हमारा मित्र है हरबंश जायसवाल, और वो उसका स्टूडियो मतलब लखनऊ में, वहां जाओ बेटा और प्रयास करो कि वहां से तुम, अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग वहां से तुम्हारी हो जाए उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनकी बात मान के मैं लखनऊ गया, और मैं हरबंश जी से मैं मिला, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा रुको, मैं शाम को मिलता हूँ। जी। और शाम को मतलब मैं उनसे मिला, तो बोले कि आप क्या गाते हो? मैंने कहा मैं लोकगीत भी गाता हूँ, लाइट म्यूजिक भी गाता हूँ। बोले कि आप, भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ से तो कार्यक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक का जो होता है वो लोकगीतों का ही होता है। तो मैंने कहा सर मैं लोकगीत भी गाता हूँ। जी ठीक है, सुनाओ, मैं 1 घंटे बाद में सुनता हूँ तुम्हारा। तो मैंने सबसे पहले मतलब इसी गाने को, मतलब झुन्नी का रंग सांसा हमार पिया, जब ये डुएट नहीं लिखा गया था, अच्छा। तो मैंने गाया एक अंतरा, कहने वाह बहुत अच्छे, और क्या गाओगे? ये 15 मिनट का कार्यक्रम होता है हमारा। जी तो मैंने, आपने जो जिक्र किया था, कौने ने रिसवा के देसवा उजर गए, तो मैंने उसको भी गाया, फिर वेरी गुड, ये भी चलेगा। और ये गाना तो तुम्हारा दौड़ेगा, झुन्नी का रंग साचा हमार पिया। इसके बाद क्या गाओगे? मैंने कहा मैं निर्गुण गाऊंगा। बोले वो उसके बोल क्या है? मैंने कहा काया गण भीतरा लगल बजरिया गुइया दो दिन के बोलो माल। बहुत सुंदर गीत। तो कहा कि धुन कैसी? मैंने सुनाया उनको। उन्होंने मतलब तुरंत साजिदों को बुलाया, बोले कि आ जाओ भाई, आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग करना है। उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। तो सबसे पहले मेरा जो झुन्नी का रंग सांचा हमार पिया, जो उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के द्वारा मतलब ये ब्रॉडकास्ट हुआ, जी तो ये उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने बोले कि यार गाते हो, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत आगे निकल जाओगे आप। और वो उसके ठीक 15 दिन के बाद
जब वो स्पॉन्सर्ड बजा, स्पॉन्सर्ड के बजने के बाद ही जी जी वो जो भी हुआ हो, या बॉम्बे में मतलब जो जैसे पॉलीडोर के हमारे कोहली साहब थे, उन्होंने सुना शायद, और जो भी हुआ हो ये तो मेरे को नहीं पता है। और ये तो चूंकि हमारे हमारे जायसवाल साहब रहे नहीं, जी और वो उनसे जो भी बातचीत हुई हो ये मुझे तो ज्ञात नहीं है। मगर उन्होंने फोन किया इलाहाबाद रेडियो में, जी भाई आपके यहाँ से जो आर्टिस्ट है वो श्रीकांत वैश्य, बोले हम्म, बोले कि ऐसी उसकी जरूरत है, उसको आप भेज दो लखनऊ। मेरे पास वहां से फोन आया रेडियो आकाशवाणी से कि भाई आपको मतलब लखनऊ आपको जाना है। मैंने कहा लखनऊ जाना है तो कंसर्ट में जाना है या कि मतलब कहाँ जाना है? बोले कि ऐसा है कि हरबंस जी का फोन आया था और आप जाइए, आपको बुलाया गया। मैं गया वहां पे, जब मैं गया बोले कि आ गए? हमने कहा हाँ जी सर, हाँ भैया जी मैं आ गया। बोले कि ऐसा है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग होनी है। कैसी रिकॉर्डिंग होनी है? मैंने पूछा, उन्होंने पूरा बताया। आने के बाद बोले कि आ, नहीं, वो तो उनके लोग होंगे। हेलो, हेलो ऐसा करो, वो मैंने चंद्रशेखर मिश्र को बुलाया है, तो ये गाना आप डायरी लाए हो कि नहीं? हमने कहा मैं लाया हूँ सर। बोले ठीक है। जी और वो चंद्रशेखर मिश्र जी हैं, उन्होंने पर्चा कराया, मेरा पर्चा भी नहीं था उस समय, जी उन्होंने कराया। बोले कि इस गाने को पूरा यार तुम्हें दो इसको। तो ये तो हमने कहा सर, मैंने दिया, एक कागज पर लिखवाया और कागज पर ये करके बोले कि पंडित जी हैं, और बोले कोई ऐसा है कि इस गीत को तुमको गाना है। जी ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं गाऊंगी। तो मैं समझ रहा था कि मैं अकेले ही गाऊंगा। मैंने कहा भैया जी, एक प्रश्न मैंने उनसे कहा, पूछा मैंने कहा भैया जी ये तो स्त्री पुरुष स्त्री का बोल है, धुन्नी का रंग सांचा हमार पिया। बोले कि तुम प्रश्न ठीक कह रहे हो, मगर इसको पुरुष के शब्दों में भी लिखा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पंडित जी से मिलाया। मैं उनसे मिला, पूरा उन्होंने पढ़ा, पढ़ के कहते ठीक है बैठ जाओ। बैठ गया और उन्होंने शुरू किया लिखना। कई लाइनें लिखी उन्होंने, कई लाइनें लिखी। और अब उन्होंने कहा कि ऑफिस, हमारे जायसवाल साहब ने कहा कि आप ऊपर चले जाओ, पंडित जी के पास बैठो और लिखो। कई लाइनें उसके बाद लिखी, तो मैंने कहा नहीं। बोले आपको आपको पसंद नहीं आ रही थी लाइनें? नहीं, वो लाइन पसंद ही नहीं आ रही थी। जी तो मैंने कहा यार पंडित जी, बोले वो अपना क्या कहते हैं, जो तम्बाकू मल के खाने वाला वो अपना खाए और सोचे, और मतलब कैसे। बोले कि अच्छा ऐसा है कि थोड़ा सा 2 घंटा रुक जाओ। रुक गया। रुकने के बाद खाना वाना खाया, रात हो गई थी, मैं लेटा हुआ था जाकर के। जी लेटा हुआ था, बाद में पंडित जी पता नहीं क्यों मतलब बोले ए श्रीकांत। हमने कहा हाँ सर पंडित जी। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। हाँ जी तो लगभग उस समय बजे रहे होंगे 1 के करीब बजे रहे होंगे। ओहो अच्छा, रात में? जी रात में 1 बजे? अच्छा जी। जी, फिर? तो रात में उन्होंने हमको, अच्छा उस समय मेरी नींद भी लग गई थी, थोड़ी थोड़ी नींद लग गई थी। बोले कि यार, बोले श्रीकांत हो गया क्या तू? बच्चा सो गया काम करना ही? हमने कहा हाँ गुरुदेव बताइए। बोले उठो यार। बोले उठो। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। कहा मैंने कौन से ऐसी गलती कर डाली है गुरुदेव, ये बताइए आप। बोले कि यार ऐसा है कि देख, उन्होंने बोला
कि झुन्नी में गोरी लागा हमार जी। हमने कहा बस पंडित जी यही चाहिए हमें। अरे वाह, क्या बात है। बोले कि यही चाहिए, कहना आगे मतलब बढ़ाओ। उन्होंने बात बनाई और आपने बात बताई और आपने पकड़ा इसे, वाह जी। तो पंडित जी ने कहा कि, बोले कि यार, मैंने कहा मुझे यही चाहिए। उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ाऊं? बोले आप बिल्कुल आगे बढ़ाइए। अब वो पढ़ा साहब, वो 4 गाने, मतलब वो जो गाने लिखा है कि पुरुष थे, गाना तो मतलब यानी कि कबीर का लिखा हुआ था, झुन्नी का रंग साचा हमार पिया, वो तो जी। अलग था, उससे कोई मतलब नहीं था। मगर पुरुष का मामला जहाँ था वो उसमें मैं अड़ा रहा। उन्होंने जो लिखा कि कवन सुनरवा बनाए रे झुलनिया, बड़े नहीं कांचा। हमने कहा, बस पंडित जी अब कुछ कहना नहीं है, बस आप लिख जाओ सीधे। अच्छा अच्छा, वाह। उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, केवल 10 मिनट के अंदर पूरा गीत लिख डाला उन्होंने। अच्छा, 10 मिनट के अंदर लिख डाला, वाह भाई। 10 मिनट के अंदर उन्होंने लिखा। बोले हमने कहा अब मैं कोई काट ही नहीं सकता। जब उन्होंने कहा कि छित जलक पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दियो पांचा हमार जिया। हमने कहा पंडित जी बस मैं अपने मत्थे पे हाथ रखा, मैंने उनका पैर छुआ। हमने कहा पंडित जी आप, मैंने उनका पैर छुआ, हमने कहा आशीर्वाद दो गुरुदेव जी। और अगर आपका, बोले गए जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुमने जितना हमको हेरस किया है, जितना हमको परेशान तुमने किया है इस गीत के लिए, है नहीं, और ईश्वर चाहेगा अगर काशी विश्वनाथ की कृपा होगी जी, गीत बहुत आगे जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है श्रीकांत तुम्हारे साथ। उन्होंने सवेरे जब जायसवाल साहब को दिखाया तो जायसवाल साहब भी मतलब उछल गए। जी अब ये प्रश्न उठता है जी। कि ये भी नहीं मालूम था कि मेरे साथ कौन गाएगा, क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, उस समय तक गायक कलाकार निर्धारित नहीं हुए थे। जी जी जी, मेरे लिए एक नया अनुभव था। तो बोले कि ऐसा है उन्होंने गीत देखा, बोले इसको तैयार करो और एक लड़की मैं देता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छा गाती, बहुत अच्छी आवाज है। जी। तो मैंने कहा भैया ठीक है। बोले को देख लो, अगर तुम्हारी आवाज से सूट करती तुम्हारे साथ उसको गवाओ। तो मैंने नाम भी नहीं पूछा। हमने कहा ठीक है भैया, आप जिस आपका जो आदेश वो मैं करूँगा। मैंने देखा, 2 एक लड़कियों को देखा, के बाद रीना जी का देखा गया। तो रीना जी के बारे में मैंने कहा भैया ये आवाज ठीक रहेगा, माइक्रोफोन पर भी देखा गया गवा करके, तो वो आवाज सूट कर रही थी। आवाज सूट करने के बोले ये गाना आप तैयार करो, और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये हमारी पहली मुलाकात तो हरबंस जायसवाल जी के स्टूडियो में हुई है रीना जी से, जबकि ना वो हमको जानती थी और ना मैं उनको जानता था। और एक हादसा था ये, और ईश्वर की कृपा की थी कि मतलब जैसा चंद्रशेखर जी ने रात में 2-2:30 बजे मुझे आशीर्वाद दिया, मगर इस गीत को रिकॉर्डिंग करने में हमारे छक्के छूट गए। अच्छा, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 30 टेक हुए होंगे। 30 टेक हुए? 30? अरे वाह, 30 तो फिर भी बहुत कम है। अच्छा अच्छा, वो भी अच्छा है, नहीं तो फिल्मों की रिकॉर्डिंग तो 50-60 टेक हो जाते हैं। हाँ अब तो इस तरह सीरिया के पहले होता यही था कि अब आजकल तो 1 घंटे में एक रिकॉर्ड होता है। पहले तो यही होता था कि एक दिन पूरा लगता था कि गाने में सुबह शाम तक। रीना जी भी जानती हैं और श्रीकांत भैया भी जानते हैं। शुरू हो गया, हाँ, कभी रिदम वाला गलत, कभी हम गलत, कभी दूसरा गलत। हाँ, उस समय रिकॉर्डिंग टेक्निक भी उतनी एडवांस नहीं रही होगी। एडवांस रीटेक 1/4 इंच 1/2 इंच पे रिकॉर्डिंग होती थी। नहीं, आज तो मैंने तो सुना आजकल लोग पैच लगा देते हैं कहीं गलत। एक लाइन के पैच ट्रैक अलग होते हैं। पहले सब एक साथ चलता था, किसी की गलती हुई तो कोई और सजा ले भुगत रहा। अच्छा, पता जाए हम लोग कितना डांटते थे म्यूजिशियन को कि तुम लोग हमारे सिंगर का गला खराब कर दोगे इतनी देर में। वो
हल्का सा गलत किया, भाई, पता चला इनका गागा की गला खराब, बैठ जाए तो फ्रेशनेस खत्म हो जाती थी। हाँ सही कह रहे ये हैं सब आप। बहुत चीजें सही कह रहे हैं श्रीकांत भैया। जी और वो बिल्कुल। प्रोग्राम जो था धरती के गीत था भूमि विकास बैंक का, जिसमें लोक संगीत, कहानी, नौटंकी शैली, सारी चीजें होती थी। किसान भाइयों के लिए होता था वो, जी जिसका जिक्र कर रहे धरती थे। का गीत था। अच्छा। धरती के गीत भूमि विकास बैंक का था। उसके बाद बहुत प्रोग्राम बने, रस भारती, नया युग नई क्रांति, रस भारती गन्ना विभाग का था, नया युग नई क्रांति। बहुत हम तो इन लोग के देखे, बचपन से देखते आ रहे, रीना दीदी और श्रीकांत भैया को। जी तो क्या बात है। चलिए हाँ। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। इससे पहले कि आगे और सवाल करें, हम चाहते हैं कि आप दोनों अपने वो मशहूर डिबेट बोली चिरैया के पटल पर और अवध की धरती से संबोधित करें आज, झुलनी का रंग और कहवा बिताई गोरी। आदरणीय श्रीकांत जी और आदरणीय रीना टंडन जी। मैं पहले झुलनी का रंग चाचा ही गा रहा हूँ। जी स्वागत है। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, कवन सोनरवा झुलनी का रंग, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। कवन सोनरवा बनायो रे झुलनिया, कवन सोनरवा बनायो रे झुलनिया, रंग परे नहीं कांचा हमार जिया, रंग परे नहीं कांचा हमार जिया, छित जल पावक गगन सुगर सुनरवा, सुगर सुनरवा रच रच बनवे, सुगर सुनरवा रच रच बनवे, दही अग्नि का आचा हमार पिया, दही अग्नि का आचा हमार पिया। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, छित जल झुलनी पावक। का रंग साचा। हेलो हेलो, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से गा रहे हैं। और हेलो जी हेलो, इसको रीटेक हो सकता है, फिर से कर लें। रीटेक अगला रीटेक अंतरा गा दीजिए, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, दूसरा वही अंतरा कह ले रहे हैं। लीजिए श्रीकांत जी, दूसरा अंतरा, अंतरा दूसरा अंतरा है। ले लीजिए। कि हम एक दो अंतरा, मैंने कहा था कि दो अंतरा मैं पहले गा लूं। अच्छा हेलो, हाँ जी जी हाँ, दूसरा अंतरा मैं चालू करूं? जी, आप दूसरा अंतरा चालू कीजिए। हेलो रीना टंडन जी, आप इस अंतरे के बाद गाएंगी। जी। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दियो पांचा हमार जिया, तत्व मिलाए दियो पांचा हमार जिया, झुलनी में पंच रतन से बनी रे झुलनिया, पंच रतन से
बनी रे झुलनिया जो ही पहिरा सोई नाचा हमार पिया जो ही पहिरा सोई नाचा हमार पिया। झुलनी में गोरी लगा हमार जिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। जी चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि दूर से गाने में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया है, बहुत अच्छा गीत आ रहा है सुनने में, हमें आवाज अच्छी आ रही है, बस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। और ठीक है, इसके बाद जो एक और गीत था, कहवा बितायो गोरी सारी सारी रतिया, जी तो एक अंतरा इसका भी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीना जी, हाँ जी हाँ इसको पहले मैं पूरा गा देता हूँ, उसके बाद आप अंतरा लीजिएगा, है हाँ है नहीं? मैं अकेले गा रहा हूँ ठीक है। कहवा बिताई गोरी, उसके बाद आप अपना मतलब करिएगा। नहीं, आप स्थाई गाइए, स्थाई का जवाब मैं दूंगी, हाँ फिर अंतरे पे आइएगा आप। हाँ, एक ही एक बार लीजिएगा, एक बार अस्थाई चलिए मैं आप शुरू कहूँगा, करें प्लीज। हाँ है ना? हाँ शुरू करिए। हाँ ठीक है, ओके। कहवा बितायू गोरी सारी सारी रतिया की अखिया कछूटेला, करो रे कजरवा की अखिया कछूटेला, करो रे कजरवा। बटिया जुहते तोरी बटिया जुहते तोरी बीती सारी रतिया के हंसुआ से ढूरले, करो रे कजरवा के हंसुआ से ढूरले, करो रे कजरवा। कौने करनवा हो गोरी कौने करनवा, कौने करनवा बिखरी गई केसिया, गिर गईल बिंदिया मुरकी गईल नथिया, सुना सुना लागे गोरी सुना सुना लागे गोरी, सोरहो सिंगरवा की अखिया कछूटेला, करो रे कजरवा की अखिया कछूटेला, करो रे कजरवा। तुहरे वियोगवा में बांधिलु ना चुटिया, तोहरे वियोगवा में बांधिलु ना चुटिया, भूल गइल बिंदिया रिसाई गइली नथिया, तब सुनला के छैला तब सुनला के छैला, सुर हो सिंगरवा के हंसुआ से ढूरल, करो रे कजरवा के हंसुआ से ढूरल, करो रे कजरवा। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो जमाना, वो समय आप वहां से खींच कर यहाँ पर डाल दिए, बहुत सुंदर। तो रीना जी, जैसे कि अभी उसकी हम बात कर रहे थे झुलनी वाला, श्रीकांत जी ने बताया क्या समस्याएं आई, क्या समाधान निकला। तो इस संबंध में आपकी अनुभव, आपका तजुर्बा इस मामले में क्या रहा है? ये गीत जब आपने गाया, जैसे बताया 30 टेक हुआ तो बड़ी परेशानी हुई थी उस जमाने में। देखिए, अनुभव तो मुझे था ही नहीं,
ये तो बिल्कुल नया रीना जी, अनुभव रीना था। जी से सवाल है। मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। मैं इस विधा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे लिए तो बिल्कुल नया अनुभव था। आपकी पहली तो रिकॉर्डिंग मुझे रही लगा होगी। तो ये क्यों इतनी बार बार कर रहे हैं ये लोग, ऐसा जी। क्यों हो रहा है बार बार। हमें समझ में ही नहीं आता था। बहुत देर बाद ये समझ में आया कि ये फिनिशिंग के लिए हो रहा है। जब तक अच्छा नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तब तक इसको ओके नहीं किया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा। मेरे लिए ये अनुभव बिल्कुल अलग था। जी जी, एकदम पहले। एक प्रश्न अब अरुण जी, जी रीना जी से मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी श्रीकांत जी ने अपना बताया ना कि कैसे ये गीत बना और किस तरीके से, और उन्हें मालूम नहीं था कि कौन उनके साथ गाएगा। जी। तो आपको भी जब ये बताया गया होगा तो आपको क्या पहले बताया गया था कि इनके साथ गाना ये गीत है, या आपके अंदर भी वही कुछ हलचल चल रही होगी? तो वो बताइए कि क्या। मुझे तो जायसवाल साहब ने घर पर फोन किया जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी। तो उन्होंने फोन किया कि बेटा आपको एक गाना है, आप स्टूडियो में आ जाओ। मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे अकेले गाना है या किसी के साथ गाना है। मैं तो जब वहां पहुंची तो मुझे जायसवाल साहब ने कहा कि ये श्रीकांत जी वैश्य हैं, ये आपको ये जो गाना बताएंगे वो आपको इनके साथ गाना है। मुझे वहां जाके ये सब पता लगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जी तो हाँ अरुण जी, अब आगे बढ़िए। जी जी, बहुत अच्छा। तो अभी अगला सवाल हम श्रीकांत जी से कर रहे हैं। श्रीकांत जी, आप गायक के साथ ही साथ एक कंपोजर भी हैं। तो झूलनी का रंग की कंपोजिंग हरबंस जायसवाल जी ने किया था? जी नहीं, देखिए हरबंस जायसवाल जी तो नहीं किए थे, ये तो हमारा प्रश्न यही है कि इस झूलनी के रंग की धुन आपके दिमाग में कैसे दिमाग में आई? देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करता हूँ। स्वागत आपका। है कि एक गाने की कंपोज अलग होती है, म्यूजिक की कंपोज अलग होती है। जी, आप समझ रहे हैं ना? जैसे बीच में मतलब जो मतलब म्यूजिक आती है, इंटरल्यूड। हाँ इंटरलूड, ठीक है। इंटरलूड का मतलब इंटर होना। जी। तो म्यूजिक की बात अलग होती है और धुन की, गीत के धुन की बात अलग होती है। जी। ऐसा था कि बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, मुझे बड़े अच्छे ढंग से याद आ रहा है। जी, सुनाए। कि आप सुनेंगे ताज्जुब करेंगे, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि मेरे गुरु वाई बी दीक्षित थे। वाई बी दीक्षित, पढ़ीश जी, वाई बी दीक्षित, आदरणीय पढ़ीश जी, नमन है उनको। जी, युक्त भद्र दीक्षित उनका नाम था। जी जी जी। तो उनसे मैं जो पर्टिकुलर मैं ले रहा था लोकगीतों का सीखना, मतलब उनसे जारी था मेरा गुरु मंत्र मैं ले रहा था। तो आपको मैंने बताया होगा जी कि उन्होंने एक आदेश किया था कि सबसे अगर आगे बढ़ना है तो कबीर को पकड़ लो। अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया जी कहाँ से मतलब मुझे प्राप्त? बोले कि ये तो तुम्हारा काम है, दूसरा काम तो है नहीं, है नहीं। अब अगर तुम्हें करना है तो तुम इसमें आगे बढ़ो और देखो, किताबें लो उसको, और लोगों से मिलो और गांव में जाओ और गांव से कुछ चीजें मतलब हासिल करो। अच्छा, गांव की यात्रा की उन्होंने सलाह दिया। जी। तो मेरे पास उस समय टेप रिकॉर्डर भी नहीं था। पिताजी से कहा कि बाबूजी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। कहने बेटा अच्छा देखते हैं, बात नहीं है। उन्होंने नेशनल पैनासोनिक का कोई आ गया तो उनसे उन्होंने मतलब कहा कि भाई हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वो लिख सकता नहीं और चूंकि इसलिए मतलब उसको टेप रिकॉर्डर की जरूरत है, तो कोई दिलवा दो। इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन के बाद ही आ गया। अब कोई मतलब रास्ते में जा रहा था और उससे मतलब, इसके पहले मैं बता दूं कि जॉनसन में मेरी दुकान थी, बाबूजी के जहाँ पे बैठते थे। अच्छा
ज्वेलरी। जी जी तो सामने से जा रहा था, वो देखा एक बार पलट के। अब ईश्वर जाने, ये मैंने नहीं कह सकता कि वो लटकाए हुए चला जा रहा था टेप रिकॉर्डर। तो उसने एक तरफ एक बार दुकान की तरफ देखा, बोले बाबूजी ने कहा भाई तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं बाबू, मुझे चाहिए नहीं, ये जो एक रिकॉर्डर है इसको मैं बेचना चाहता हूँ। मुझे मेरा ऐसा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा किसी ने पॉकेट काट लिया है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे चलता है क्या? उसने चला के देखा। बाबूजी के उस समय मैं दुकान पर तो था नहीं, घर पे था जी। तो उन्होंने तुरंत बोले कि भाई ये कैसे चलता है? उन्होंने चला के दिखाया उसने। बोले बाबू ऐसा है, मेरे को चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छा। मैं बहुत वृतांत में नहीं जाऊंगा अर्जुन जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तुरंत बुलवाया कि देखो बेटा, ये देखो रिकॉर्डर तो तुमने कहा था हफ्ते भर पहले, तो ये बेटा आ गया, देखो तुम्हारे अगर काम का हो तो हम इसका कीमत लगाएं। जी। तो मैंने देखा, मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई। हमने जो मैंने देखा तो मैंने उसको बोले कि इसमें हलो हलो करो, हलो हलो मैंने किया, सब कुछ किया। तो इसके पहले मैं बता दूं कि मैं रेडियो से तो गाता ही था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब AIR से, इलाहाबाद से तो मैं गाता ही था। मैंने कहा हलो हलो क्या? बोले बाबूजी ने कहा कि हलो हलो क्यों करते हो, कुछ गाना गा के देखो बेटा। मैंने गाना गा के देखा तो मैंने कहा बाबूजी ये तो बहुत अच्छा है। बोले ठीक है, बच्चों को पसंद है, बताओ पैसा कितना चाहिए? बोले कि भाई बाबू हमको जरूरत है 1500 रुपए की। अच्छा, उस जमाने में? उस समय की बात, ये सन मैं आपको 78 की 1978 की बात कर रहा हूँ। उस समय तो बोले भाई ये इतना तो नहीं, 1000 रुपया ले लो। शायद उसने हमको देखा, जिसका रिकॉर्डर था वो हमको देखा कि किस लिए। बोले अच्छा बाबू दो, जो तुम्हारे समझ में आया। 1000 रुपया बाबूजी ने दे दिया, कहने अच्छा बेटा ये लेके जाओ। और उसी के टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो मैंने गुरुजी ने आदेश दिया था, मैं जगह जगह घूमने लगा। वहां पे हमारे इलाहाबाद में एक गांव है, मतलब झूंसी के आगे, और उस गांव का नाम है बरेठी। अच्छा। बरेठी नाम है। तो साहब मैं मतलब घूमते घामते गया, और लोकगीत के विषय में कई महिलाओं से भी मिला जी। और महिलाओं के से मिल करके बहुत सी जानकारियां ली, जैसे सोहर, विवाह, विदाई, बहुत सी चीजों को मतलब मैंने एकत्रित किया उसमें। जी। उसके बाद बोले भैया बचवा ऐसा कर कि ये, हमने कहा माता जी ये कौन सा गाँव? बोले बरेठी है के नाम। अच्छा। ऐसा कर कि छोटकऊ महाराज बहुत बढ़िया गावत हैं, आज कथा होता है वहाँ फलाने के यहाँ, मुझे नाम नहीं याद है। छोटकऊ महाराज मतलब पंडित जी थे वो? जी हाँ, कथा कहते थे जी। तो वहां पर जो बोले कि वहां चले जाइए, वहां चला जा तू, और पंडित जी बहुत अच्छा लोकगीत गावत हैं, और वहाँ कथा होता है, वहां जा। मैंने कहा कि मतलब कथा के साथ उनका गीत भी चलता था? गीत हाँ, कथा चलता था? होता था क्या ना, बात है जी। कथा के साथ गीत भी होते थे। आप जैसे भागवत कथा क्या होता है वो सब होता रहता है, मतलब जो लोग कराते हैं गांव में। हाँ हाँ बिल्कुल। तो साहब देखा कि मंच पर कथाएं हो रही थी, और पंडित जी, मैं लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, उन्होंने शुरू किया यही झुन्नी का रंग सांचा हमार पिया। अच्छा अच्छा। मगर अरुण जी, ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए
दूर से मैं सुना और जल्दी से मैंने कहा वो गाना मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। मैं तो जब तक मैं पहुंचा तब तक वो आखिरी अंतरा मतलब वो दोहरा रहे थे। ओहो, खत्म हो चुका था लगभग। हाँ, खत्म होने पर वो गाना आ रहा था, आखिरी आखिरी अंतरा। जी। और वो शब्द थे कि कहत कबीर सुनो भाई साधु ऊपरी से रंग राचा। अच्छा अच्छा। ये शब्द ये शब्द मतलब रिकॉर्ड पर नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। जी। मैं पहुंचा, मैं जा करके मतलब जब वो कथा समाप्त हुई तो मैं इतना देर रुका हाँ। करके मैं उनका मैंने पैर छुआ आदर से। और पंडित जी बोले कि आप भाई उन्होंने आशीर्वाद दे। बोले, हमने कहा पंडित जी मैं इलाहाबाद आकाशवाणी से मैं गाता हूँ और मैंने अपना परिचय दिया। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोला अपनी भाषा में। अवधि में बोले। जी। तो मैंने कहा पंडित जी ऐसा है गुरुदेव, मैंने उनको तुरंत पहले तो पंडित जी संबोधित किया, उसके बाद मैंने गुरुदेव संबोधित किया। जब मैंने गुरुदेव कहा, बोले बोला क्या कहा था? बोला, हमने कहा पंडित जी आप, हमने कहा गुरुदेव जो आप गाना गा रहे थे झुन्नी का रंग साचा हमारा पिया, इसमें गा दीजिए। बोले ये क्या है? हमने कहा आप गाइए तो, मगर पूरा गाइएगा। जी। तो बोले कहाँ सुने आप? हमने कहा अभी आप गा रहे थे ना। उन्होंने बड़े शौक से वो रिकॉर्डर, शायद उनके लिए पहला अनुभव था कि क्या है नहीं बता सकता जी। उस जमाने में तो कम ही लोगों के पास होता था। हाँ, वो उस टेप रिकॉर्डर में जो मैंने उनकी आवाज बोली कि इसमें क्या होगा, हमने कहा जैसे कैमरा से फोटो आ जाता ना गुरुदेव, वैसे ही आपकी आवाज भी आ जाए। कहीं खोला तो मैंने कहा कि मैंने तुरंत उनको खोल करके और मतलब उनकी रिकॉर्डिंग करी। कहीं सुनावा? तो हमने कहा, मैंने उनको सुनाया, कहीं वाह 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 वाह, लगे पीठ ठोकने। उसके बाद हमने कहा गुरुदेव और कुछ गा दीजिए, समझे ना जी। तो वो बोले कि ठीक। अब वो साहब एक उनके लिए नया अनुभव था। जी जी। उन्होंने 3-4 चीज गाई। अच्छा। हाँ 3-4 चीज, और पर्टिकुलर समझ लें, मान के चलिए कि कबीर के ही गाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये बता दें, आपको झुन्नी का रंग सांचा के बाद का जो गीत है जी, उन्होंने जो गाया नंबर 2 पे, अच्छा, मुझे बड़ा प्रभावित किया। मेरे लिए वो नया था, बिल्कुल नया। जैसे झुन्नी का रंग साचा हमारा पिया नया था, वैसा वो भी था। अच्छा, वो क्या था तो सुनाइए। मैं वही सुना रहा हूँ। जी। मोर मन लागा, अरे मोर मन लागा, मोर मन लागा, अरे मोर मन लागा, सैयदर जियवा से मोर मन लागा। क्या बात, वाह। अरे सैयदर जियवा से मोर मन लागा। बहुत सुंदर। अंतरा ध्यान दीजिएगा। अरे काहे की सुइया कहे न करता गा, काहे की सुइया कहे न करता गा, अरे सियत के ठीक दिन ला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जियवा से मोर मन लागा। अब इस गीत को जी, मैं क्लासिकल गाता था, क्लासिकल मैंने सीखा था, मैंने प्रयाग संगीत समिति से मैंने एमयूज किया था। तो ये गाना क्योंकि ठुमरी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस गाना ने भी हमको बड़ा प्रभावित किया।
जी। मैंने उनका 4 गाने रिकॉर्ड किया और मैं लेके चला आया। तो ये गीत इतना ही तक आगे भी रहा होगा? जी ये गीत और आगे भी रहा होगा? आपने एक अंतरा सुनाया अभी, जी जी जी। इसका दूसरा एक गाना, हाँ, एक गाना और मैंने अभी जिक्र किया था आपसे अरुण जी, जी कायागढ़ भीतरा लगल बजरिया। जी, आपका बड़ा मशहूर गीत है वो। जी, कायागढ़ भीतरा लगल बजरिया गुइया दो दिन के मालो माल। हम्म। आपने सुना हो या ना सुना हो? बहुत, मैं सुना हूँ। जी, आपने सुना है। जी जी बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे संजय जी ने, संजय जायसवाल जी ने इतना बढ़िया किया था कि हम आपसे क्या बताएं कि जी। लाजवाब। ये भी गाना उसी में से जोड़ा हुआ था, अच्छा। उस रिकॉर्डिंग में जो मैंने आपको बताया, मैंने जिक्र किया। जी पर सवाल ये उठता है अब जी। कि पंडित जी ने जो धुन्नी का रंग सांचा हमार पिया गाया था, उस धुन से हम प्रभावित नहीं थे। अच्छा। ओहो। सबसे बड़ी बात अब आपको मैं बता रहा हूं, जी। उस धुन से मैं प्रभावित नहीं था, फिर? क्योंकि मैंने एम्यूज किया था, मुझे राग रागनी का ज्ञान था और ज्ञान मेरे गुरु ने कराया और है, इसलिए मैं शायद उससे बड़ा अलग हटके मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं इसमें। जी। मैंने अपने गुरुदेव को लाकर सुनाया, बोले कि ऐसा है कि इसको बेटा तुमने मतलब किया है इतना, आपने म्यूज किया है, आपने मतलब इतना अच्छा मतलब आपके अंदर, आपके जहन में धुने हैं, तो सोचो इसके बारे में। तो कहने का मतलब अब फिर मैं वापस हो रहा हूँ थोड़ा सा। अब वो धुन मैं आपको याद दिला रहा हूँ जो मैंने सुना था वहां। जी सुनाए, स्वागत। मुझे धुन ने मतलब प्रभावित नहीं किया था, मुझे शब्द ने प्रभावित किया था, जैसे हमारे श्रोतागण। अच्छा अच्छा, शब्दों से आप प्रभावित थे? ठीक है, जी उन्होंने क्या किया था, जी। क्योंकि गांव के थे, उनको 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 तो गाने बजाने से मतलब नहीं है, गाने को उनसे कथा से मतलब है। और गाने वहां पे तो कोई क्लासिकल सिखाने वाला नहीं, सीखने वाला नहीं। उन्हें किस धुन में गाया था थोड़ा मुझे याद है। जी। झूलने का रंग सांचा हमार पिया, झूलने का रंग सांचा हमारे पिया। ये उसी लहजे की बात मैं कर रहा हूं। जी जी। बोले कि हमने सुना, उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने ये कहा कि भाई देखो श्रीकांत, ये तुम्हारे गले पे या तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, इसके बारे में सोचो। बड़ा मनन करता रहा, बड़ा मनन करता रहा। और साथ ही साथ आपको ये मैं बताता चलूं कि मैं कुछ अध्यात्म से भी मैं जुड़ा हूं। अच्छा अच्छा। जी। खैर, और मैं जो धुन बनाता था रात में ही बनाता था। तो रात में आप धुन बनाया करते थे? जी। अब ये हुआ, करते करते झुन्नी का रंग साचा हमार पिया, झुन्नी का रंग साचा हमार पिया, बहुत से गाना सुनते थे, बहुत से मतलब धुने सुनते थे। मतलब मुझे तो करूं तो क्या करूं, मेरे दिमाग में बसरते मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे समझ में तो मैंने गुरु को याद किया और मैंने हारमोनियम लिया और मैंने देखा कि क्या करा जाए। मगर फिर भी समझ में नहीं आया। हमने कहा
मैं फिर पुनः गया अपने गुरु के पास। वो बोले कुछ बना? बोले हमने बोले तो ना, ये अभी तो धुन नहीं बनी। मैंने कहा एक बात बताइए भैया। जी। बोले बोलो। मैंने फिर उस समय हमारी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं क्लासिकल सीखता था और सीख भी रहा था। तो मैं जा करके अपने मतलब जिनसे मैं लोकगीत सीखता था, मैं उनके पास न जाके मैं अपने गुरुदेव जिससे मैं शास्त्रीय संगीत सीखता था। अच्छा, आप उनके पास? या मैं पंडित रामाशय झा साहब के पास। अच्छा जी। बोले कि आज तुम्हारा तो टर्न मतलब इस संडे को आता है और तुम आज कैसे आएगा? हमका गुरु जी कुछ हम आपसे जानकारी लेने आए हैं। तो हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मैंने कहा गुरु जी ऐसा है कि ये गाना मतलब लोकगीत है। तो ठीक तो है, लोकगीत है तो क्या हुआ? हमने कहा गुरु जी अगर मेरे मुंह से एक बैग निकल पड़ा, वो जाने उनकी कृपा थी, क्या था भगवान जाने, ईश्वर की कुछ कृपा थी या गुरु ने अंदर से निकलवा दिया। हमने कहा गुरु जी अगर इस गीत को, इस धुन में अगर हम कुछ पहाड़ी से ले लें? बोले कि बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, पहाड़ी से? हाँ। अच्छा। बोले कि मैंने वही मतलब बोले कि इसको देखो, कुछ पहाड़ी वाली झंझोटी का सहारा ले लो। अच्छा। उन्हीं के भाषा में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। खैर मैं वहां से वापस चले। बोले कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, जाओ तुम इसको बना के सुनाना है संडे को। अब साहब मेरे लिए तो वो वरदान कुछ हुआ, गुरुजी ने ऑर्डर दे दिया। मैं आया, रात में बैठा, लगा सोचने, और साहब वो धुन बनी। और उसी धुन को बना करके मैंने जो रिकॉर्डर पर मैंने सुना, तो मुझको जो लगा कि हमने कहा यार ये धुन तो बहुत जबरदस्त। हाँ वाकई आज तक तो इतना। और जब मैंने जा करके झा साहब को सुनाया, हमारे वो प्रोफेसर थे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संगीत के जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, जैसे ही पहले लाइन मैंने गाया वैसे उन्होंने हमारा पीठ थपथपा दिया कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हुई बात ये हुई बात। वहां से मुझे जो मतलब एक प्रेरणा हुई, जागा जी। वहां से तुरंत मैं गया अपने जिनसे मैं लोकगीत सीखता था। अच्छा। मैं तुरंत वहां से मैं गया कीजगंज, इलाहाबाद में एक मोहल्ला होता है कीजगंज। मैं गया, मैं उनसे मिला। हमने कहा भैया ये धुन मैंने बनाया। हमने कहा बनाया? मैंने सुना, कहने जबरदस्त ये बन गया यार। मैं कह रहा था ना तुमसे हफ्ते भर पहले, ये तुम बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। जी। तो यहाँ से ये धुन की मतलब कहानी है, उत्पत्ति हुई। अच्छा। और रही बात म्यूजिक की, जी, वो हमारे जायसवाल साहब ने मतलब जैसा मतलब कहा गया उस धुन को मतलब उसमें म्यूजिक ने उसने डाला। उन्होंने ये बजेगा, ये बजेगा, ये होगा, ये होगा, और हिट हो गया, सुपर हिट, डुपर हिट। तो बढ़िया। अरुण जी, जी, ये जो बात कहना चाह रहे हैं उसको मैं टेक्निकली टर्म में जो म्यूजिक का जो रिकॉर्डिंग का वो होता है वो मैं यहाँ पे बता दूं तो हमारे जो दर्शक है उनको भी समझ में आ जाएगा। जी, जी। तो ये जो जायसवाल साहब का और ये हमारे श्रीकांत जी का जो ये समन्वय ये संगीत का है, तो दरअसल जब हम किसी धुन को जब रिकॉर्डिंग के लिए वो करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो हमारे जो कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो हैं ही, और एक होता है म्यूजिक अरेंजर, अच्छा। जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो म्यूजिक डायरेक्टर से अगर अरेंजमेंट हटा दिया जाए तो वो कंपोजिशन का कोई मतलब नहीं। जो उसका सौंदर्य जो श्रृंगार है
जी जी वो म्यूजिक अरेंजर करता है। जी जी ओहो, तो हरबंस साहब का जो ये कमाल है, जो अब हम जिस हालत में इस गीत को देख रहे हैं, मेरा अपना जी। मानना है कि जी। वो ऐसे ही रहा होगा कि इन्होंने जब उनको धुन बताई होगी हरबंस साहब को कि साहब ये धुन है, इसमें हम गा रहे हैं, तो जी, जी। अब उसमें क्या इंटरल्यूड करना है, क्या प्रील्यूड आएगा, क्या और कैसे इंस्ट्रूमेंट होंगे और किस किस तरीके से इसको अरेंज करना है, ये सारी जो परिकल्पना है वो हरबंस साहब ने अपने उसमें कर लिया अच्छा अच्छा, है, ओहो। और वो फिर बन के और वो चीज आ गई जो आज हम जिसको सुने। क्यों भाई संजय भाई, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो रूप गाने की आत्मा जो है वो उसी से बनती है। कौन सा म्यूजिक, क्या सुर लगने हैं, क्या कॉर्ड्स जाने हैं पीछे। आजकल कॉर्ड्स बता दे, वैसे कॉर्ड्स भी होते हैं, हारमोनियम से कॉर्ड्स लगते हैं, जी हाँ, जी हाँ। पहले लगते थे, अब तो वो चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पूरी एक आत्मा जो बन के निकलता है फिर वो अलग चीज होती है। हाँ, उसको समझना, गाने को, मूड को समझ के रूदारी के साथ जो म्यूजिक बने और सब रूह एक जागृत होती है, उसके अंदर निकलता है, गाना बनता है। अच्छा संजय भाई ये बताइए, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तो आप तो थे ही वहां पे, तो जी। आपके अंदर जो भाव उठते थे, या आपको भी कौतूहल भी होता होगा क्योंकि आप सीख भी रहे थे, तो वो जरा परिदृश्य यहाँ पे बताइए कि क्या माहौल था। फिर रीना जी से हम पूछेंगे आगे। जी। मैं, देखिए, गाना मुझे क्या था कि मैं पढ़ाई भी करता था, मैं इस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, अच्छा, और उसके बाद मैं शाम को, मेरे को ड्यूटी, क्योंकि इधर उधर खेलना, पापा कहते चलो रिकॉर्डिंग कर, स्टूडियो आओ, तुम इधर उधर नहीं घूमना है। मैं वहां पहुंच जाता था, फिर मैं पीछे खड़ा होके देखा करता था। इनफैक्ट मेरे फादर बोलते थे कि सबको पानी पिलाओ पहले सबको, तो मैं सबको पानी पिलाता था। मेरी ड्यूटी यहाँ से शुरू होती थी। ये बता रहा हूँ, लीड्स लगाने का काम मेरा, लीड पीछे खड़ा रहता था, लीड लगा रहा हूँ, मेरे फादर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो भी रिकॉर्ड में लीड लगा रहा हूँ। तो वो चीज सिखाई उन्होंने कहा सबको पानी तुम पिलाओगे, बिहारी नहीं पिलाएगा। हम बिहारी एक हमारा बड़ा पुराना चपरासी था, तो कहते तुम पिलाओ सबको पानी, तो मैं पिलाता था। और उसके गाने का शौक, म्यूजिक का शौक, सेंस था। ये लोग गाना गाते, इस गाने में टेक बहुत हुए थे, ये मुझे मालूम है। तब इतना 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी, रिवॉक्स पे होती थी, 72B पे होती थी। मैं पीछे देखा करता था, वो मेरा उस समय ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। 82 के बाद से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। अच्छा, जो कायागढ़ मित्रा जो बता रहे हैं वो मैंने की। रीना जी के कोठे पर कोठरी मैं ऊपर रेल चलाया दूंगी, सुपर डुपर हिट, 8 गाने उन्होंने किए थे, 6 गाने, रीना जी आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त था। तो वो सीखने के समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। गाना इनका गाते थे तो दोनों के गाने, दोनों की आवाजें जो थी एकदम फिट थी उस गाने के लिए। मैं ये देखता था म्यूजिक कैसे हो रहा है, कैसे क्या करना है, इधर रिकॉर्डिंग भी देखनी है, उधर म्यूजिक भी सीखता था। तो शौक था बचपन से बस अच्छा, अच्छा। ये स्टूडियो जाकर। अरुण जी, जी भाई साहब। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए जरा रीना जी की प्रतिक्रिया आप लें, उनका उनका अपना अनुभव, और बाकी कुछ जो भी किस्सा होगा। जी, रीना जी से, रीना जी, आप इसके साथ साथ आप विभिन्न उत्सवों में लोक गायिका के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व आपने किया है, और कई सारे प्रोग्राम में, कई सारे उत्सवों में आप जाया करती थी, चाहे वो फूल वालों की शहर हो या वो गणतंत्र दिवस वाला हो। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, ये थोड़ा दर्शकों को आप बताइए। 79 में जब मेरी जयसवाल साहब से मुलाकात हुई और लोक जी। संगीत के लिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जी। और आकाशवाणी में भी ऑडिशन उन्हीं के संरक्षण में मैंने किया। जी। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि कैसे होता है। लोग गीत मुझे आते थे क्योंकि मेरी नानी, मेरी माँ, सब लोग गाती थी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है जी। ये मुझे नहीं पता था। बन्ना बन्ना है, विवाह गीत है, सोहर है, सरिया है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन किस चीज को कहाँ प्रेजेंट करना है, कैसे गाना है, क्या उनकी वैल्यू है, ये मुझे नहीं पता था। ये सब चीजें मुझे जयसवाल साहब ने बताई। और जिस समय आकाशवाणी का मैंने ऑडिशन पास किया, उसी के साथ मंच पर प्रस्तुतियां जो है उस पे भी मुझे जयसवाल साहब ने प्रेरित किया। वही मुझे अपने कार्यक्रमों में बराबर ले जाते थे, साथ में मुझे बताते थे कैसे प्रेजेंट करना है, क्या गाना है, कहाँ पर क्या चीज प्रस्तुत करनी है। बाहर भी, लखनऊ के बाहर भी, लखनऊ में भी बहुत अच्छे अच्छे मंचों पे मैंने कार्यक्रम किए हैं। जी। ताज महोत्सव लीजिए, शरद महोत्सव लीजिए, झांसी महोत्सव, अरुण जी, जी। अपना जी भाई। उत्सव, ये सब। रीना जी से झुलनी
का रंग सांचा के अलावा जो इन और भी गीत जी जो मैं ये उसी पर आ रहा हूँ हाँ राजू भाई, राजू मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी आपने एक गीत का नाम लिया था, कोठे ऊपर कोठरी। बिल्कुल। तो इस गीत में भी समझिए दूरदर्शन में 91 की जो न्यू ईयर्स ईव होती है उसमें स्पेशल प्रोग्राम हुआ था ये, उस जी पे वो मैंने प्लेबैक किया था, इस पे क्या नृत्य संयोजन हुआ था। और आप समझिए पूरे इंडिया में दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को फर्स्ट प्राइज मिला था वाह, क्या बात है, ये अच्छी लोक बात संगीत है। के विभाग में। हाँ, हम्म, तो ये रिकॉर्डिंग भी मेरी मिंटू ने ही की थी, अरे मतलब वाह संजय ने की थी। क्या बात है, क्या संजय बात ने, हम लोग तो उसको मिंटू ही कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिंटू भाई तो अरे बिल्कुल। बहुत गाने के तो मैं इस नक्शौरा गाने पूरा को किया, जरूर छोटे 2 थे। लाइनें जरूर इसकी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जी जी क्योंकि बिल्कुल, ये स्वागत। गीत मेरी पहचान बनाने में बहुत समर्थ रहा है। स्वागत है। तो प्रस्तुत कर रही हूँ जी जी स्वागत है। कि कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, जो मेरी सासू प्यार करेगी, जो मेरी सासू प्यार करेगी, सारा काम करा दूंगी। जो मेरी सासू प्यार करेगी, सारे तीरथ करा दूंगी। जो मेरी सासू लड़े लड़ाई, वाह, जो मेरी सासू लड़े लड़ाई, रोटी को तरसा दूंगी। जो मेरी सासू लड़े लड़ाई, रोटी को तरसा दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, जो मेरी जितनी प्यार करेगी, जो मेरी जितनी प्यार करेगी, सारा काम करा दूंगी। जो मेरी जितनी प्यार करेगी, सारा काम करा दूंगी। जो मेरी जितनी लड़े लड़ाई, हम्म, जो मेरी जितनी लड़े लड़ाई, 2 चूल्हे करवा दूंगी। जो मेरी जितनी लड़े लड़ाई, 2 चूल्हे करवा दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी। वाह, तो ये हास्य व्यंग का गीत बड़ा प्रचलित हुआ। कोई भी समाज का जो संस्कार गीत होते, संस्कार होते थे, मगर इस गाने के पूरा नहीं होता था। लोग खूब एंजॉय करते थे, खूब नाचते थे, खूब डांस करते थे इस पर। जी जी। और अच्छा इसके गीत, अलावा हाँ मेरी दादरा गानों में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। आप तो जरा मैं बड़ा मशहूर है। काफी, मतलब मुझे अच्छे लगते थे जी गाने। तो सभी अच्छे हैं, लोक संगीत तो सारा ही बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर है। जी लेकिन दादरा गायन में मुझे बहुत विशेष रुचि थी। जी तो जिसमें इनका बेगम अख्तर साहिबा का जो बड़ा प्रसिद्ध गीत है, लोकगीत है, हमरी अटरिया पे औते बलमुआ, ये मैंने काफी गाया और काफी लोगों को पसंद आता था। जी, बड़ी आज इस फरमाइश मंच होती से थी मैं इस गीत की। जी, जी। तो 2 लाइन इसकी जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। राधे और कृष्ण राधिका और कही का कहूँ मैं चंद्रमा, और कही का कहूँ चको, कि हमरी अटरिया पे, हे जी हमरी अटरिया पे औतू बलमवा, देखा देखी तनिक होई जाए। हमरी अटरिया पे
औत्यु बलमुआ देखा देखी तनिक होई जाए, एक बार हमसे मिलो त्यू नजरिया, सगरो झगड़ा खत्म होई जाए, हमरी अटरिया पे। सुंदर। के प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, के लाज हमारी रखियो साजन, के प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, और लाज हमारी रखियो साजन, कि प्रेम की भिक्षा जो ना मिलेगी, प्रेम की भिक्षा जो ना मिलेगी, तो ये समझो जुल्म होई जाए, हम जी अटरिया पे औत्यु बलमुआ देखा देखी तनिक होई जाए, हमरी अटरिया पे। क्या बात। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। और इस दादरे के अलावा एक दादरा और मेरा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, स्वागत है, जरूर। 2 लाइनें उसकी भी जरूर प्रस्तुत बिल्कुल। करना चाहूंगी। जी जी। सैया मिले लरी कैया मैं कहा करूं, 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 सैया मिले लरी कैया मैं कहा क्या करूं, बात है। सैया वाह। मिले लरी कैया मैं कहा करूं, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया हे तैया सैया चले पैया 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 मैं वाह। कहा वाह। करूं, सैया चले पैया पैया मैं कहा सुंदर। करूं, सैया मिले लरी कैया मैं कहा करूं। ये सुपर हिट गाना है दीदी आपका। ये गीत भी बहुत मंच जबरदस्त। प्रस्तुति में मैंने गाया है और जी काफी लोग पसंद करते थे। ये बहुत सुपर हिट गाना। जी जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। जी अच्छा। जी, सैया मिले लड़कैया। जी। हाँ, रीना जी, आपने लोक गायन के साथ ही नाट्य मंच पर भी कदम रखे हैं, और एक नौटंकी थी उर्मिल कुमार सफलियाल जी की। वो कोई नौटंकी थी हरिश्चंद्र की लड़ाई। हरिश्चंद्र की लड़ाई। जी। तो उसमें आप तारामती आपको हाँ, इसका एक आपको परिचय देना चाहूंगी जी कि स्वागत। 86 में जब दिल्ली में अपना उत्सव हुआ, अच्छा। तो वहां पर तो 70,000 कलाकार थे। जी। वहां पर भी मैं ये जायसवाल साहब के ग्रुप में पार्टिसिपेट किया मैंने वहां पर। तो अच्छा। वहीं पे उर्मिल कुमार थपलियाल जी, यूपी का पूरा अलग ग्रुप था, जी। तो उसमें जो ओपनिंग सॉन्ग होता था उसमें हम लोगों को ले जाते थे, मतलब भेजा जाता था। तो वहीं पे उर्मिल जी ने मेरी आवाज सुनी अच्छा। और उन्होंने मनी मनी ये सोच लिया था कि अब अगली तारामती मुझे मिल गई है। लेकिन वहां मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना मुझे से कोई बातचीत करी। जी। फिर हम लोग महीना भर वहां रह के लखनऊ आ गए और थपलियाल जी दोनों मेरे घर आए। डॉक्टर अनिल रस्तोगी साइंटिस्ट हैं और एक मेरे ताऊ जी के बेटे हैं प्रहलाद कुमार सेठ, वो भी साइंटिस्ट हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे मित्र थे। जी। तो उनसे प्रहलाद कुमार सेठ से उन्होंने मेरा परिचय लिया, मतलब पता लिया, जी। और वो लोग मेरे से मिलने घर पर आए।
उस समय मेरे फादर इन लॉ जिंदा थे, उनसे उन्होंने मतलब जाहिर सी बात थी, मैं तो बाद में आती थी बाहर वो कमरे में पहले उनसे मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने थप्पालाल जी ने मतलब अपनी बात मन की कही कि भाई मैं रीना जी को इस काम के लिए अपने नाटक में तारामती के रोल के लिए लेना चाहता हूँ। तो मेरे ससुर जी का बड़ा सहयोग रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे इतना आगे बढ़ने में उनका पूरा सहयोग रहा। तो उन्होंने कहा देखिए मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं इस विषय में कुछ जानता हूँ, वो सब रीना ही जानती है, आप उसी से बात कर लें, जैसा वो चाहे, उसको ठीक लगे वो करे, नहीं ठीक लगे ना करे। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की। जी मुझे पापा ने आवाज दी, मैं कमरे में आई। जी मैं दोनों को नहीं जानती थी, ना थप्पालाल जी को जानती थी, ना मैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी को जानती थी। तो उन्होंने मुझे हमारे भाई साहब का परिचय दिया कि हमें सेठ साहब ने आपका पता दिया है और आपको हम इस काम के लिए चाहते हैं। तो मैंने थप्पालाल जी से कहा कि मैंने थप्पालाल जी, गायकी जहाँ तक बात है वो तो थोड़ा बहुत मुझे जो भी आता है आपने देखा ही है, महीना भर मैंने आपके साथ वहाँ काम किया है, लेकिन नाटक के बारे में तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं जानती हूँ। बोले उसकी आप चिंता ना करिए, वो मैं करवा लूंगा आपसे, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है, मैं करवा दूंगा आपसे। जाहिर सी बात है नाटक में समय बहुत लगता है, वो तो मैं है। परिवार वाली थी, मेरे दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा कि भाई अब इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं दोनों, और घर में सबसे बातचीत करने के बाद ही मैं आपको जी बता पाऊंगी। हम्म, तो मैंने उनसे पूछा भाई कितना समय लगेगा इसको करने में। उस समय उनका बॉम्ब साहब का जो थिएटर है वहां पर दो उनके होने थे नाटक के, यहूदी की लड़की और हरिश्चंद्र की लड़ाई, ये दोनों प्ले उनके मतलब तय थे कि होने हैं। 1.5 महीने का समय था उसमें। जी तो जब वो लोग चले गए तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से, पापा जी से, हस्बैंड से, सबसे बातचीत करी। तो बोले तुम 1-2 दिन जाके देख लो, तुम्हें अगर ठीक लगता है, समझ में आता है कि हाँ तुम कर सकती हो तो जरूर कर लो। वो आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे। जी खैर मैं रिहर्सल मैंने 1-2 दिन अटेंड करी, उन्होंने मुझे उसकी सीडी दी, स्क्रिप्ट दी, पढ़ने के लिए दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो नौटंकी शैली थी, मैंने कभी गाई नहीं थी। जी तो सब सीडी पे नई मैंने विधा थी वो आपके सब लिए। रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी सुनती रही सब कुछ। मुझे लगा कि तो बड़ा कठिन काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी, एक्टिंग भी और गायकी 2 चीजें एक साथ। हम्म, लेकिन 2-3 दिन जब रिहर्सल मैंने अटेंड करी तो मुझे कुछ कुछ इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा लगने लगा। जी तब मैंने फिर उसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी करी और पूरा इंटरेस्ट लेके काम किया। और आप समझिए बॉम्बे में अ, पृथ्वी थिएटर था, जो जी कपूर साहब का पृथ्वी थिएटर, उसकी हम्म, तो आप जानते हैं कि बिल्कुल जहाँ पे उसका स्टेज खत्म होता है वहीं से ऑडियंस की बैठने की जगह शुरू हो जाती है, वो स्पेशल थिएटर है वो। अच्छा अच्छा तो माया गोविंद लीजिए और ये श्री राम लागू लीजिए, किरण खेर लीजिए, मतलब काफी बड़े बड़े लोग मंच प्रोग्राम में आए थे देखने के लिए। अरे वाह तो वो अनुभव भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा था। वाह तो तो मुझे बड़ी मतलब अच्छा लगा काम करके उनके साथ, कि जी नई चीज सीखने को मिली। और एक अभिनय भी, अभिनय के से गाने के अंदर जो खूबसूरती आई, उसकी भी मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि मेरा अभिनय सीखना जी मेरी गायकी में निखार लाया। जी हेलो तभी देखिए सुनाती हूँ उसकी, हरिश्चंद्र की लड़ाई की। जी जी। जरूर हेलो
हाँ, मैं सुना रही हूँ। अरे गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए मेरे प्रीतम प्राण आधार। तो प्रीतम प्राण आधार उदासी कैसी चेहरे पर है, और भरे चश्म में अश्क खुश्क लब गालिब कौन फिक्र है। वाह, इस तरह की गायकी उन्होंने मुझे सिखाई। जी। जी बहुत सुंदर। आप ये इतने अनुभव जो सुनाए लोक नाटक के, नाटक मंच का और गीतों का, बहुत अच्छा। श्रीकांत जी से अगला सवाल है हमारा। श्रीकांत जी, आज की जनरेशन लोक गीतों के माधुर्य से बाहर आकर बेचैन से अश्लील होते डीजे गीतों पर थिरक रही है। जो नई पीढ़ी है हमारी, उन्हें शायद लगता है कि गीत सिर्फ नाचने के लिए होते हैं। जी अपने यहाँ अवध में नकटौरा एक विधा नकटौरा है, और जी नकटौरा में तो घर आंगन में औरतें महिलाएं क्या खूब नाचती हैं अपने देशी गानों पर, अपने ही जो नकटे हैं उस पर। तो इस डीजे कल्चर पर आप क्या कहेंगे आज जो चल रहा है? देखिए, वो एक चीज अलग है। जी वो नकटा होता है। जी नकटा के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी, हम पूछ रहे हैं कि ये जो डीजे कल्चर है, जी डीजे कल्चर के माध्यम से जो अश्लीलता आ रही है और नई पीढ़ी उस पर डांस कर रही है, जी जी तो हम ये चाहते हैं कि ये डीजे से पहले भी हमारे यहाँ नाच के गाने होते थे, ऐसा नहीं कि डीजे आया तभी हुए। देखिए, पहले भी ऐसा नहीं कि जो हाँ ठीक है। पहले जो होता था जी वो घर के डेहरी के अंदर होता था, वो औरतों में होता था। जी आप समझ रहे हैं ना बात को मेरे? जी बिल्कुल। ये पहले जो होते थे वो घर के डेहरी के अंदर होते थे, जी यानी। पर वो अब क्या है, अब वही चीज बाहर होने लगा, मगर उसमें अश्लीलता रहती है। बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो होता है, क्योंकि ये है मीटिंग डबल ए विल नॉट सी 1 1 ओहो ये 9। जी हाँ जी तो अब जो बाहर हो रहा है उसकी इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो इस समय हो रहा है, जो डीजे के द्वारा और टीवी के द्वारा, जी जी तो आज वो एक नए नए जो शब्द को यूज करके और जी। वेस्टर्न जो डाल करके वो कर रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इससे हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं यही जवाब जो है मैं इसीलिए आपने आपसे किया था कि ये जो कल्चर का, जी संस्कृतियों का जब मेल जो सम्मिश्रण आ जाता है, उसमें तीसरी चीज मिल के आती है, जी 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 फायदेमंद होता है, नुकसानदेह होता है। ये तो समय बता ही रहा है, बताएगा भी। जी जी ये तो रीना जी, ये डीजे कल्चर पर आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगा। रीना जी। देखिए, संगीत कोई बुरा नहीं होता, चाहे जी। वो डीजे हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, कैसा भी संगीत हो, जी बस उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो जी वो गलत है। शब्दों का, धुनों का, हर गीत नृत्य के लायक नहीं है और जी हर नृत्य गीत के लिए नहीं है। जी नृत्य जो है, हमारी जो लोक संगीत है, उसमें नृत्यों की कोई कमी नहीं है। कितनी विधाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, कितने सारे लोक नृत्यों की विधाएं हैं, जी कोई कमी नहीं है। लेकिन यह है, वो आम लोगों से दूर है, बस ये बात है। आम लोगों से दूर है, लोगों की वहां तक पहुंच नहीं। जी जी
अगर वो थोड़ी सी हो जाए जी तो लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं। जी। अच्छा श्रीकांत जी, ये जो हमारी नई पीढ़ी है लोक गीतों से दूर होती जा रही है। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो उस समय जो घर आंगन में फंक्शन होते थे, चाहे संस्कार होते थे, उस संस्कारों में बच्चियां, घर की औरतें वो संस्कार गीत गाते थे। जी हाँ, आज संस्कार स्थिति ये हो गई है कि संस्कार में भी फिल्म के गाने बजते हैं और उस संस्कार गीत खत्म होते जा रहे हैं। नए बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी में इन लोक मूल्यों और लोक गीतों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे हम जोर दे रहे हैं डिजिटल पर, आप मतलब जैसे हम जोर दे रहे हैं कि मतलब जैसे अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हमारी सरकार भी कह रही है कि ये डिजिटल पर ज़्यादा जोर दे रहे। इस तरीके से हमको भी अब ये चाहिए कि हमारा युवा अगर इस चीज को मतलब अगर अपना ले तो शायद हो सकता है कि हमारी जो डूबती हुई नैया बच जाए। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अगर इसका एक सिलेबस बनाए, अगर इसको कॉलेज में जैसे हाई स्कूल में आप जानते हैं कि जैसे संगीत होता है, इंटर में संगीत होता है, बीए में संगीत होता है, एमए में होता है। अच्छा। तो इस तरीके से अगर एक सिलेबस में लाएं इसको हम और युवाओं को प्रेरित करें तो शायद ये हमारी संगीत, हमारी लोक संस्कृति बच जाए। अन्यथा अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो मेरी ये हमारी लोक संस्कृति है ये खत्म होती ही जा रही है। मगर इसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा मतलब दायित्व, जो बड़े बड़े कलाकार अश्लील शब्दों का प्रयोग करके इसको मतलब युवाओं को भटका दिया है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बड़ा दुखदाई है हम लोगों के लिए। तो हम लोग अश्लीलता पसंद नहीं करते। जो लोकगीत में एक अश्लीलता को मतलब ला करके और युवाओं को भटका दिया है। जी बिल्कुल। उसको बचाने के लिए हमको अब युवाओं को ही मतलब प्रेरित करना है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। इससे हमारा मतलब लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हमको, जो मैं शायद आप माने या ना माने, तो मतलब इसका एक सिलेबस होना चाहिए। जैसे हाई स्कूल में कहते हैं कि राग यमन और राग बिलावल, राग ऐसा, तो एक इसका भी एक मतलब बनना चाहिए लोक संगीत का। मतलब आपको आना चाहिए। विवाह संस्कार मतलब सोहर, ये चीज चैती, ये सब चीजें मतलब कुछ ऐसा करके लाएं, तभी हो सकता है कि तभी बच सकता है, वरना अन्यथा नहीं। ये तो ऐसा समय आ चुका है। जी, तो कहने का मतलब है कि लोक संस्कृति से विकृति निकालनी है अगर, तो इस विकृति का समूल उन्मूलन करने के लिए जो नई पौध है हमारी, उन नई पौध में नई खाद की जरूरत है। जी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। रीना जी, यही सवाल अब हम आपसे करते हैं कि अपने लोक मूल्यों और लोक गीतों को रोकने के लिए नई पीढ़ी में क्या करना चाहिए। वही सवाल आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं या आप और कुछ सुझाव देना चाहेंगी? रीना जी। मेरा सुझाव इस तरह से देना चाहूंगी कि संस्कृति देखिए किसी भी देश की पहचान है, और भारतवर्ष की संस्कृति अपने उत्सवों, पर्वों, ये जितने भी पर्व हैं हमारे, ऋतु हैं, सब पर लोकगीत पाए जाते हैं। तो उन लोकगीतों की पर्वों के गीत हैं, ऋतु गीत हैं, संस्कार गीत हैं, संस्कार गीत हैं, सभी तरह के गीतों को आम लोगों तक ले जाने के लिए हम युवाओं की जिम्मेदारी भी बनती ही है कि वो उसे सीखें, जाने, पहचाने। लेकिन सरकारी स्तर पे भी इस दिशा में अगर कार्य हो, जैसे
राजीव गांधी जी ने जब 86 में करवाया है अपना उत्सव दिल्ली में, जब 70,000 कलाकार एक ही मंच पर इकट्ठा था, जी तो ये बहुत बड़ा योगदान था लोक संस्कृति को बचाने में। सरकार का प्रयास इसको संरक्षण देने का होना चाहिए। इतना लोगों के बीच में उसका शौक पैदा हुआ, देखने का, सुनने का, समझने का। लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बहुत चीजें पता लगी जो उनसे दूर थी, जो उन्हें नहीं पता थी। जी जी तो इस तरह के आयोजनों को होना बहुत जरूरी है। जी जी अभी मैंने कल भी आपको एक पेपर की कटिंग भेजी है कि मनीष सिसोदिया जी कुछ दिल्ली में इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं। जी कि दिल्ली में बड़ा इनकरेजिंग किस तरह का कार्य होने जा रहा है। जी तो शायद शुरुआत हो रही है, देखिए भगवान चाहेगा तो जरूर आमीन। हम लोगों को इस बारे में अच्छी खबर मिलेगी सुनने को। जी जी और मैंने तो कितनी कार्यशालाएं लखनऊ में ली है, कितनी कार्यशालाएं सीखी है, लेकिन बस उसमें दिक्कत यही थी महिलाएं ज्यादा आती थी, लड़कियां कम आती थी। अच्छा, जबकि हम चाहते थे कि हमारा युवा वर्ग जुड़े, हमारी यही तो समस्या है। युवा वर्ग आए। बच्चियां, लड़कियां जो नई बच्चियां हैं उनको आना चाहिए। तो वो मतलब 10% वो होती थी, 90% महिलाएं होती थी, ये रेशियो था इसका। और ये इसी तरह की कार्यशालाओं का आयोजन मैंने बहुत किया लखनऊ में। अच्छा, लेकिन मुझे निराशा ही मिलती रही कि बच्चियां नहीं आती थी, लड़कियां नहीं आती थी, महिलाएं आती थी। अभी जो हमारा कार्यक्रम का निर्धारित टाइम था हम उससे आगे आ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अभी तक तो हम करते हैं। और अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे साथ करीब 17 दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी कुल 17 लोग जूम पर हमसे बात कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो इन कलाकारों, तो आप अपने सवाल करें। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अंजू हैं, बीएन मेहरोत्रा और अमिता चौधरी जी तो हैं ही, और असीम मेहरोत्रा, कंचन, नीनापुरी, ऐसे करके कई लोग हैं हमारे पास। और ये सोमा, असीम मेहरोत्रा लंदन से हैं। अच्छा, आप लंदन से जुड़े हुए हैं? असीम मेहरोत्रा मेरी नंद के बेटे नमस्कार हैं, वो लखनऊ लंदन से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो मैं जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप कोई सवाल अगर करना चाहें इन कलाकारों से तो आपका स्वागत है। सीमा मिश्रा, अजय, निशा और राजनाथ मेहरोत्रा, प्रीति सिंह, नीनापुरी, कंचन, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं कि दर्शक आपसे कोई सवाल, या मैं वेट करूं? असीम मेहरोत्रा, मैं एक क्वेश्चन ये करूंगा या मेहरोत्रा जी बोल रहे हैं? नाम आ रहा, फोटो नहीं आ रहा। त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा जी लंदन से हैं। त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा जी, स्वागत है, आप प्रश्न करिए। ये जो रीना का ये जो गाना था, कोठे ऊपर कोठरी जी, इसको यॉर्कशायर टेलीविजन वहां से उठा के लाया था, यहाँ उसने ब्रॉडकास्ट किया था इंग्लैंड में। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा इंडियन म्यूजिक आया करता था, उसमें उसने ब्रॉडकास्ट किया था, बताया नहीं थे वो क्या करने जा रहे हैं जी। तो ऐसा भी होता है कि वो उसको जो है वेस्टर्नाइज करके यहाँ दिखाते हैं, ये बताते नहीं है कि ये कहाँ का है, क्या अच्छा, है। अच्छा, मतलब वहाँ के लोगों की पसंद के अनुसार उसकी म्यूजिक चेंज कर देते हैं, म्यूजिक बदल। यस, और म्यूजिक न भी चेंज करें तो उसको ये नहीं बताते हैं कि ये इंडियन कल्चर है, ये नया कल्चर है। अच्छा, तो ये भी एक चीज जो है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको कैसे डील करेंगे। अच्छा जी, मतलब ये परमिशन उन्होंने नहीं लिया था, ये कहने का मतलब? जी हाँ, परमिशन वगैरह की क्या जरूरत है, वो तो ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया।
अच्छा, लेकिन रेफरेंस और किसी को कर्टसी या थैंक्स वगैरह ये सब नहीं किया कि भाई हमने कुछ नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर। वो तो हमने जो देखा तो हमने उनसे उसकी कॉपी मांगी एंड दे सोल्ड इट टू मी। तो मैंने रीना से कहा हाउ डिड इट गो देयर। आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो कुछ उन्हें अच्छाई दिखती है उसको ये प्रेजेंट नहीं करते हैं कि भाई ये वहां की अच्छाई है, अदरवाइज बुराई दिखाते हैं यहाँ। अच्छा, ओके, दैट इज हाउ दे हैव बीन। ये तो एक प्लेटफॉर्म पे ये बात जी तो बिल्कुल, आपसे एक नई चीज सुनने को मिली, ऐसा भी हो रहा है। होता है जी, वो तो डिपेंड ये करता है कि ये हम आज लोग की जब बात तक नहीं है, कम से कम ये मैं इस कंट्री में 48 साल से हूँ। पुरानी बात है ये 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, और हो सकता है ज्यादा हो। तो मतलब दिस हैज बीन देयर। हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं यहाँ की चीजें जो होती रहती हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। इस तरह लोक कला में गायन विषय पर अपने अतिथि कलाकारों के हमने आज विचार सुने, उनके गीत सुने, उनके अनुभव सुने। अवध की लोक परंपरा के लिए निश्चित ही ये एक मील का पत्थर साबित होगी। नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को, नए बच्चों को इससे सीख मिलेगी, सबक मिलेगा, और निश्चित रूप से उनको प्रेरणा भी मिलेगा ऐसे कार्यक्रमों से और ऐसे चोटी के शिखर पर पहुंचे कलाकारों से। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम की कमान भाई राजीव जी को सौंपते हैं, जो कार्यक्रम समापन करेंगे। आदरणीय भाई राजीव श्रीवास्तव जी। एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे। जी जरूर, अवश्य, स्वागत है जी। हम ये चाहते थे, जैसे रीना जी ने अपने कैसेट के अलावा कुछ गीत सुनाए, तो वैश्य जी के जितने गीत हमने सुने हैं ज्यादातर वो कैसेट से रिलेटेड सुने हैं, तो उसके अलावा वो आजकल किन गीतों पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार के गीत वो ला रहे हैं ऐसा? जी आदरणीय श्रीकांत जी, ये सवाल आपसे है। हाँ, क्या आजकल आप क्या गीत गा रहे हैं? आपके जो गीत आए हैं वो सब पहले के गीत हैं जो हमने सुने हैं, कम से कम तो हमने सबने सुने हुए हैं। तो आजकल कोई गीत, मैं समझता हूँ कि आप तो रेडियो पर गाया है तो उसका कॉपीराइट रहता है वहां पर। आजकल का गीत का क्या मतलब? मैं आजकल आप किन गीतों पर काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आजकल से हमारा ये मतलब नहीं कि आप मॉडर्न गीत कौन से गा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, श्रीकांत जी नई जनरेशन को ट्रेन भी कर रहे हैं। नए बच्चे लोकगीत सीखते हैं। नहीं, बच्चे हमसे आकर के सीखते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आकर के। और मैं एक बात को ध्यान रखता हूँ, जैसे मैं शास्त्रीय संगीत का मतलब ज्ञान देता हूँ बच्चों को, तो उसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं लोकगीत का भी उनको ज्ञान देता हूँ। और ये मैं साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि देखो ये जो लोकगीत है इस राग पर आधारित है, ये लोकगीत इस राग पर आधारित है। और थोड़ा सा मतलब जहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखो ये लोकगीत मतलब इस राग से मिलता जुलता है, तो एक लोकगीत उसको मैं बताता हूँ। ये मेरा शायद एक नशा कह लीजिए या मेरी एक आदत समझ लीजिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एक सिलेबस लाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इस पे अगर फोकस करे तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे तो इस समय बच्चे बहुत अच्छा मतलब जो सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे BA MA MA, उनको मैं कभी विवाह बता देता हूँ, कभी मतलब उनको सोहर का मतलब वो बता देता हूँ, सोहर में राग का मतलब मिश्रण बताता हूँ कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। और भले ही और लोग बताते हैं नहीं बता, मुझे इसीलिए मैंने कहा कि इसको कॉलेज स्कूल में आना चाहिए। जी मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ कि आपने इतना अच्छा सुझाव दिया कि हमारे सिलेबस में ये हमारे लोकगीत को स्थान मिलना चाहिए। जी हाँ, ये अरुण जी, अब आप अपनी बात कर सकते हैं। समय तो ऐसे हो चुका है, लेकिन अगर लोग देखना चाहें तो हम एक एक गीत आप दोनों लोगों से लेना चाहेंगे। एक चीज और है ये अरुण जी। जी जायसवाल जरा ऑनलाइन आ जाए,
जी हाँ हाँ, मैं दे सकता हूँ। हाँ संजय भाई जी हाँ, जी जी सवाल जो इस मंच से रिलेटेड है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो हैं वो प्लेटफॉर्म आपके पास है, और आप जिस तरीके से रीना जी और श्रीकांत जी आज मतलब जाने जाते हैं, उसके पीछे सूत्रधार ममशार स्टूडियो रहा है, आपके पिताश्री और आप सब लोग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस मंच से बहुत से ऐसे कलाकार जुड़े हैं जिनके पास वो नवीनता है, वो पोटेंशियल है, जो हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको फिर सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी तो आप ये बताइए कि जो काम आपके पिताश्री ने प्रारंभ किया था, जी तो मैं समझता हूँ कि वो आपके समय में भी वो गतिमान है, वो आप लोग अपने तरीके जी से जी लोगों को अवसर दे रहे हैं। तो जब इतनी प्रतिभाएं हैं और युवाओं में भी कुछ, और ये बोले चिरैया का जो मंच है और इनसे जुड़े जो तमाम लोग, तो उन लोगों को आज की तारीख में अगर हमको प्लेटफॉर्म देना हुआ या उनका कुछ कलेक्शन निकालना हो या उनको किसी गीत में उनके स्वर को, उनकी वाणी का हमको प्रयोग करना हो, तो वो क्या एक करना होता है और आप लोग क्या करते हैं वो बताएं जरा। गाना किस चीज में, वाणी में, किस चीज में? हेलो जी आर्य, क्या चीज आप चाहते हैं, मतलब प्रमोशनल आर्टिस्ट या? हाँ हाँ, वो अपने गीतों को आपको लगता है कि साहब ये आवाज ऐसी है जो अभी कई चीजें ऐसी हुई, जैसे एक सचेत टंडन जो बॉम्बे में है इस हाँ समय, हाँ है वो जिसने वो सारी म्यूजिक किया है, वो ये फिल्म जो बेख्याली गाना म्यूजिक किया, म्यूजिक डायरेक्शन किया पिक्चर में, वो मेरे पास, मैंने भेजा उसको सारेगामा के मंच पे, वॉइस ऑफ इंडिया पे, और हर्षित सक्सेना को भेजा, पूनम को भेजा, और हमारे वहाँ और बहुत सारे मतलब कलाकार तो बहुत हैं, जो जो हमारे इस जिनको पोटेंशियल देखा, तो हमारे दोस्त हैं गजेंद्र सिंह जो बॉम्बे में, हाँ वो सारेगामा वाले, हाँ, तो उसने सारेगामा शुरू किया, पहले अंताक्षरी किया, फिर सारेगामा किया, उसके बाद तो वो, उसके बाद फिर उसने अपना चैनल खोला साईं बाबा टेलीफिल्म्स के नाम से, उसने अलग अलग चैनल में, तो हमने यहाँ प्रमोशनल जो जो अच्छे गाने वाले थे उनको प्रमोट करके हमने बहुत भेजा। फोक से थोड़ा सा हटता जा रहा है, लेकिन फोक में भी आजकल क्या है, भोजपुरी आ चुका है, चलता है, लेकिन जो जो टैलेंट थे, रुचिर एक लड़का है, बहुत सारे लोगों को भेजा है, मतलब यहाँ से मृदुला एक लड़की निकली थी, अगर आपने नहीं सुना, रीना जी जानती है, आजकल बाहर है वो भी, विवेक है, बम्बई में विवेक करता है, विवेक प्रकाश, जिसने इस संगीत के माध्यम से लखनऊ में हमारे स्टूडियो से ही जुड़ा, फिर यहाँ से करके फिर अब बॉम्बे में कर रहा है, गाना बजाना कर रहा है। तो प्रतिभाएं इतनी ज्यादा हैं इस समय, बस ये है कि जो सही कह रहे हैं कि गाने बजाने का स्तर थोड़ा सा लोगों का उधर प्रॉपर सीखना, जैसे रीना जी बताई या श्रीकांत जी बता रहे थे कि फोक या कोई बच्चे जो है 2 मिनट में सीखे, उसके बाद प्रमोशन अपने आप को सिंगर समझ के चले जाते हैं, थोड़े दिन के लिए करते हैं रियलिटी शो में, उसके बाद वो बेकार है, जब तक प्रॉपर सीखेंगे नहीं, लगन नहीं है आजकल। तो ये चीजें के लिए मैं बार बार कई बात कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग, पहले की जो रिकॉर्डिंग होती है आजकल ट्रैक पे होती है, एक लाइन गाई और ट्यूनर लगा के अपनी आवाज को सही कर लिया। पहले एक गाना होता था, उसमें पूरी रूदारी होती, सब एक साथ बैठ के बजा के करते थे, तो वो जो आउटपुट निकलता था वो सारा बहुत अच्छा होता था। तो ये गाना बजाना जो पहले का था वो तो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन अब आजकल नई विधा को अडॉप्ट कर लिया लोगों ने, नई के साथ चलता है, यही है। तो यानी अगर हमको या अरुण जी को या इस मंच को ऐसा लगता है कि ये कलाकार है, इसके अंदर पोटेंशियल है, बताते हैं हम, बहुत हैं, प्रतिभाएं बहुत हैं, उनको जोड़ते हैं साथ में अपनी मंच के साथ, बोले चलिए एक साथ एक आप जोड़ते हैं अच्छे कलाकारों को जो नए लोगों को है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगली कॉन्सर्ट लाते हैं उनको, बच्चों को साथ में। हाँ बिल्कुल। तो अरुण जी आप संजय जी के संपर्क में बराबर रहें, और जो भी प्रतिभाएं वहां से ये रिकमेंड करते हैं या आप इनको करते हैं, तो एक मंच है, एक माध्यम है, तो बहुत अच्छा, ये तो आज अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुझाव है।
और पूरे इंडिया में वर्ड बैठे। रीना जी, असीम जी जो बोल रहे थे, मेरे को याद आया, आपने मुझसे कई रिकॉर्डिंग करके आप गई भी थी इंग्लैंड, मुझे याद है उस समय, है ना? तो वही हाँ, वही वही इन्हीं के यहाँ गई थी, यहाँ प्रोग्राम आपको वहाँ पे भी था, मुझे हाँ, याद है कॉन्सर्ट का। तो आपने रिकॉर्डिंग करी थी, कई वहाँ पे लेके गई थी ट्रैक आप, बनाए थे। ट्रैक बना के ले गई थी, सारा हाँ, उसमें लाइव गाए थे। ये मुझे हाँ, याद आ गया अभी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अरुण जी के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। और जी जी अच्छा, राजीव जी ने बहुत अच्छा, आज हम लोग ने सबने बहुत ही अच्छा लगा। पहला, ये बहुत टाइम के बाद, और इतनी पुरानी चीजें उठा के आए, ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सही नई बात। चीजें तो होती रहती, रोज नए होता है, लेकिन ये इस विधा को हम लोग को जिंदा रखना है, जी बिल्कुल। लोकगीत। हमारे अवध में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे जो अवध के लोकगीत हैं, वो जी, लखनऊ और इलाहाबाद और इधर बनारस और ये पूरा क्षेत्र ही है। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन बस वही है कि एक प्लेटफॉर्म है और एक माध्यम जो हमें चाहिए होता है, तो वो ये ममशार स्टूडियो है और संजय भाई हमारे साथ हैं। यानी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल पक्का जुड़ेंगे। करेंगे तो अब हम लोग क्या, अरुण जी कुछ और पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर इनके जी, गीतों में समापन करें। संजय जी से हम आग्रह करनी चाहेंगे, आप नए कलाकारों को तो जो अवध की जो गीतों की विधाएं जो भूलती जा रही हैं, जैसे आप देखेंगे कि आल्हा अवध हाँ हाँ मशहूर था, आल्हा का हाँ, बहुत कम रह गए हैं। उसमें भी आल्हा में भी कई विधाएं हैं। आप देखें मुजफ्फरगढ़ में किसी और तरह से गाते हैं, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में किसी और तरह से गाते हैं, लेकिन हाँ, तो अच्छे। और राग है, फगुआ है, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। पहले तो टी सीरीज के कैसेट आ जाते थे, आजकल तो जमाना ही खत्म हो गया हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप हम ढूंढना भी चाहें तो नहीं मिलता। हम बात बताएं, ये जो झुलनी का रंग साचा हमार पिया, जी, हमारे पास कैसेट था, भूल गया, मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला, छान डाला, मुझे कहीं नहीं मिला। फाइनली हमने किसी तरह रीना टंडन जी से संपर्क किया, उन्होंने श्रीकांत जी से संपर्क करने की बात बताई। संजोग मैं उस समय इलाहाबाद में था और श्रीकांत जी का वही है, और अच्छा, बात हो गई, मुझे गीत मिल गया, और एक गीत श्रीकांत जी के नाम से एक यूट्यूब का चैनल खुल गया और उस पर पहुंच गया। कम से कम ये है कि हर कोई उनके गीत को पा सकते हैं, लेकिन मेरे था भगवान ने सोचा होगा कि ठीक है, तुम्हारे माध्यम से ही इंटरनेट पर आएगा, तो यही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इसके साथ ही हमने जो निर्धारित समय किया था वो हो गया, लेकिन दर्शक चाहते हैं तो एक एक गीत आप लोगों का सिंगल ले लेते हैं, और इसके बाद जी जरूर। श्रीकांत जी, पहले आप एक कोई गीत सुना दें। कोई गीत सुना दें, क्या मतलब? जी, सुनाने मतलब कि आप एक गीत जो है, जो आपकी वो गोल्डन क्या बोलते हैं, गोल्डन ईरा के गीत हैं, आज के जनरेशन को उससे परिचित कराएं। जी, ऐसा कोई गीत। कैसा गीत? लोकगीत? लोकगीत ही। अच्छा, तो कहते हैं अरुण जी निर्गुण झूमर। जी, स्वागत है। चला दिल जनिया हो, अरे चला दिल जनिया, के चल दिल जनिया, पयलिया संभर के, चल दिल जनिया, पयलिया संभर के, चल दिल जनिया। अरे पंच रंग चुनरी बलम तो है दिहले, पंच रंग चुनरी बलम तो है दिहले, पंच रंग चुनरी
बलम तोहे दीहले दगिया लगवलू दगिया लगवलू तू दगिया लगवलू न रखलू संहार के चल दिल जनिया पयलिया संहार के चल दिल जनिया चला दिल जनिया चल दिल जनिया हो चल दिल जनिया हो चल दिल जनिया हो चल दिल जनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे संजय भैया के पापा जी को बहुत पसंद था ये मैं जायसवाल जी को। वाह जी, इनके पापा को भी बोले वो श्रीकांत सुनाओ यार एक बार। और एक कोने नरेशवा के दसवा उजर गए और चला दिल जनिया। तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको लोकगीत का बहुत अनुभव था। ये तो इन्होंने हमारे संजय बच्चा ने बताया नहीं आपको कि इनके पापा बहुत लोकगीतों के मामले में तो बहुत ही उनको ज्ञान था। तो कम से कम आपके माध्यम से बात पता चली। अब एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ कि अभी श्रीकांत जी ने जो बताया कि जायसवाल साहब के बारे में कि लोक गीतों का और संगीत का तो खैर बहुत ही उनको अनुभव और ज्ञान था, लेकिन टेक्निकल जो तकनीकी चीज है ना उसके वो कितने माहिर थे और कितना बड़ा उनका नॉलेज था। और इंडिया लेवल पे मैं उसको कहूँगा कि मैं आपको देता हूँ। लखनऊ के पास में ही वो इंडो गल्फ है, जगदीशपुर जगह अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है। हाँ जी, पास में है वो। तो वहां पे आदित्य बिरला का नाम देश के सुप्रसिद्ध अब तो हमारे बीच नहीं है। तो आदित्य बिरला का वहां पे वो उस इंडो गल्फ फर्टिलाइजर का वो उद्घाटन समारोह था। तो वो बहुत बड़ा वो इंटरनेशनल सेमिनार वहां पे वो आयोजित किया गया था, मैं भी था वहां पे। तो ये हुआ कि जो साउंड सिस्टम लगना है तो उसमें वो आदित्य बिरला के वहां से बॉम्बे से उनका वो पूरी रिक्वायरमेंट आई कि साहब ये चीज वहां पे होना चाहिए। और आदित्य बिरला भाई खुद भी वो बहुत बड़े उद्योगपति तो देश के रहे ही हैं और साथ में वो टेक्निकली बड़े साउंड थे और खुद वो इंजीनियर थे और MIT वहाँ US के उधर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनकी रिक्वायरमेंट आ गया। तो अब ये हुआ कि साहब ये किसको कहा जाए। तो लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नाम हुआ करता था, ममशार स्टूडियो और हमारे हरबंस जायसवाल जी। तो उनको ये बात बताई गई, पूरी रिक्वायरमेंट दी गई और ये कह दिया गया था साहब आप पैसे की चिंता मत करना कि ये सोच लिया भाई इसमें लाखों रुपए लगेंगे तो ये कहाँ से आएगा। तो उनको फ्री हैंड दिया। तो उन्होंने कई जो माइक्रोफोन और भी जो उससे रिलेटेड जो मशीनरीज वगैरह थी वो सब उन्होंने सब वो लेके आए, कुछ नई चीजें खरीदी और वो सब उन्होंने वहां पे वो सिस्टम लगाया पूरे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। और वो आपको ताजुब होगा कि एक दिन पहले उसका निरीक्षण जो पूरा उसका चेकअप करना था वो आदित्य बिरला खुद कर रहे थे। वो खुद माइक पे जाकर हेलो माइक टेस्टिंग वो कर रहे हैं। हम लोग तो वहां पे थे ही और ये संजय भी वहां पे थे। बिल्कुल याद है। तो मैंने देखा और उसमें आदित्य बिरला इतने प्रसन्न हुए, मतलब वो इंटरनेशनली फेम का आदमी वो इतना प्रसन्न हुआ कि मतलब जो चीज वो चाह रहा है तो वो एग्जैक्टली वहां पे मिल रहा है। हाँ, तो ये संजय भाई आपको कुछ याद उस समय बिल्कुल याद है। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आपके जितने मैनेजर्स की सबकी प्रेसिडेंट्स की थी, वो पूरे वर्ल्ड के आए हुए थे उस समय। हर चीज नई लगी थी वहाँ, कारपेट वारपेट लगे, सब चीज पूरा नया एक क्रिएट किया था। कॉन्फ्रेंस था तो सबको ये बोला गया कि सबके पास ऐसा माइक हो और नीचे सिस्टम हो आवाज आने का। नया सिस्टम आया था, कॉन्फ्रेंस सिस्टम पूरा हमने खरीद के 2 दिन के अंदर लगा दिया वहां पे। और आदित्य बिरला जी की जो साउंड था वो बहुत, ये सही कह रहे हैं, बहुत रात में आके बैठ गए थे और उन्होंने चेक किया सारा इवन साउंड, सराउंड साउंड हमने लगाया ताकि हर आदमी पास साउंड पहुंचे और वॉल्यूम भी सबड्यूड हो
कोई भी क्लैरिटी, सबसे ज्यादा क्लैरिटी थी। ये बिल्कुल आज बहुत बड़ी बात कही जो आदित्य बिरला जी ने साउंड में इतना इंटरेस्ट लिया था, बहुत बड़ी बात है। वो बात की 30 साल हो गए। अच्छा, और 90 वही सारी चीज तो अब उसके बाद तो फिर हम लोगों की दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई और संजय भाई के यहाँ तो हमारा उठना बैठना हो गया। लेकिन ये जो फादर का जो पूरा जो उनका जो कार्य प्रणाली थी वो संजय भाई में पूरी इस तरह से आई कि एक तो जो उनका व्यवहार था बड़ा मिलनसार, बड़े मिलनसार वो थे, और ये खुद भी उनकी पूरी छवि आप संजय में देख सकते हैं कि ये पूरा कुछ कर रहे हैं। और इनका सिस्टम पे कितना मुझे खुद भी भरोसा था। मैं पहली दफे जब बॉम्बे में शूटिंग करने जा रहा था एक फिल्म के लिए, जो गायक मुकेश पे जो मैं फिल्म बना रहा था, तो लोग तो सब जगह से वो करते हैं कि साहब बॉम्बे का स्टूडियो, बॉम्बे का जो सिस्टम है वो किया जाए। तो मैंने इनको कहा भाई संजय भाई ऐसा है कि मैं आपकी टीम लेके बॉम्बे जाऊंगा। तो ये भी बड़े हंसे, बोले कि अरे दुनिया वहां से लेती है और आप यहाँ से लेके जाएंगे। बोले कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। भरोसा की बात है। इन्होंने अपना कैमरा दिया, कैमरामैन, और वो जो साथ में जो इनका वो लाइटमैन होता है, ये पूरी जो 3-4 लोगों साउंड के साथ कंप्लीट था साउंड ट्रैक। तो ये सारा कुछ इन्होंने, तो हम वहां से, तो वहां पे भी लोग पूछते थे भैया ये टीम आपकी कहाँ की है? मैंने कहा ये लखनऊ से आई है। तो ये जलवा उनका तब था, और आज भी मेरा ख्याल है कि इनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। तो राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल जो इनका मापदंड है, तो मैं खुद भी इनको 15-20 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो लखनऊ की टीम ने उस टाइम वहां जलवा दिखाया। चाहेंगे तो कुछ दिन बाद लखनऊ में और नोएडा में पिक्चरें बननी शुरू हो जाएंगी। हाँ वो तो हो ही रहा है। तो खैर जोड़ना ही है, जोड़ना भी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा जुड़ाव किया है राजीव भाई आपने। अब इससे हम लोग कुछ नई चीजें करेंगे इसी पे जी। सब लोग मिलकर। संजय जी, ये ममसार स्टूडियो जो था, ये कोई एब्रिविएटेड फॉर्म था? इसका कोई मीनिंग होता था? जो देखिए साहब, मेरे फादर ने क्या किया था, ममसार, ममसार होता है। ममसार मतलब मेरा तत्व, ममसार। हाँ, मेरा सर, मम संस्कृत शब्द है। मेरा तत्व, माई क्रिएशन, इंग्लिश में होता माई क्रिएशन। लेकिन एच आना जरूरी था उसमें, नहीं तो हरबंश कहाँ से आए उसमें। तो ममशार कर दिया था। सबके लेटर्स थे, मेरी बहन का, मेरे फादर का, मेरे छोटे भाई का, सबके सारे लेटर्स मिला के ममशार बना दिया। ममसार का उनके दिमाग में आई, एकदम से उन्होंने बना दिया ऐसे ही। इसका कोई मतलब, फिर पंडित से पूछा तो उनका ममसार होता है मतलब मेरा तत्व, माई क्रिएशन, लेकिन संस्कृत में था। तो इस तरीके से ममशार बना। फिर एच हमने कहा नहीं, एच तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसको ममशार कर दिया। ममशार ऑडियो, डिजिटल साउंड। विजनरी पर्सन होते हैं ऐसे, यही तो। ये तो अब एक गीत हम लोग इनको समापन रीना जी से सुन लेते हैं। हाँ, रीना जी से एक गीत सुन लेते हैं। रीना जी आप हैं या? रीना जी नजर नहीं आ रही है। नहीं, चली गई लगता है ना। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो अब कुछ और इस पे आ गए, तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर सबका धन्यवाद ज्ञापन करके और फिर हम लोग अब विदा लेते हैं और फिर अगले किसी उसमें फिर से बैठते हैं। जी, मैं अपने मुख्य अतिथि राजीव श्रीवास्तव जी से हम समापन के लिए आग्रह करते हैं। भाई राजीव श्रीवास्तव जी। भाई, आज की जो ये संध्या रही है और इसमें जो बोले चिरैया का ये मंच है हमारे साथ में, तो मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के पहले आदरणीय इंदिरा श्रीवास्तव जी को मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ श्रवण कर रही हैं, उसे देख रही हैं, सुन रही हैं। और बाकी जो आज के हमारे जो दो प्रमुख जो वरिष्ठ गायक कलाकार श्रीकांत जी और रीना जी हमारे साथ में आज इस मंच पे रहे हैं, तो उनका कितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। और साथ में चूंकि हम ममसार स्टूडियो की बात कर रहे हैं, तो उसमें संजय जायसवाल जी हमारे साथ इस मंच पर पूरे समय
बने हुए हैं, अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा मानना है कि ये कुछ ईश्वरीय विधान होता है कि अगर आप फिर से जो एकजुट होते हैं और 15-20 साल बाद फिर से एक किसी मंच पे मिलते हैं, तो उसका भी कोई प्रयोजन होता है। वो ऐसे ही नहीं वो है सिर्फ नहीं, वो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन है कि अगर 20 साल पहले आपने कुछ मिलकर काम किया है और फिर से आप अचानक से अकस्मात और एक किसी मंच पे मिल रहे हैं, तो उसका भी कुछ प्रयोजन है। और डॉक्टर अमिता चौधरी ने भी जो बात कही कि हम और इसमें क्या हमें करना चाहिए, जो उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, तो उस जिज्ञासा का भी जो समाधान है वो आज के इस मंच पे मुझे तो दिख रहा है। और वो संजय भाई के साथ में, हमारे श्रीकांत जी के साथ में, रीना जी के साथ में, इन सब के साथ में होगा। तो हम अब समापन करें, और हम याद कर रहे थे कि रीना जी के गीत से हम इसका समापन करें, तो वो आ गई हैं। रीना जी आ गई। तो रीना जी आप कुछ ऐसा गा दीजिए कि फिर हमारा ये समापन कार्यक्रम और धन्यवाद ज्ञापन एक साथ हो जाए। तो रीना जी। आदरणीय रीना जी, आमंत्रण है गीत के लिए। लखनऊ का एक बन्ना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी, स्वागत है। तो ये बन्ना मेरा ईद का चांद, नाचो चांदनी, बन्ना मेरा ईद का चांद, नाचो चांदनी, इस रे बने को मैं मांझा जो भेजूं, इस रे बने को मैं मांझा जो भेजूं, उबटन लहरे ले, ओ उबटन लहरे ले, ओ बन्ना मेरा ईद का चांद, नाचो चांदनी, इस रे बने को मैं मेहंदी जो भेजूं, इस रे बने को मैं मेहंदी जो भेजूं, लाली लहरे ले, ओ लाली लहरे ले, ओ बन्ना मेरा ईद का चांद, नाचो चांदनी, क्या कहना है? नाचो चांदनी, नाचो चांदनी। बहुत सुंदर। क्या लखनवी बनना है। जी जी जी। तो फिर आज हम सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इंदिरा दीदी कुछ कहना चाह रही है। इंदिरा दीदी नमस्ते। अमिता जी। अमिता जी। बोले चिरैया के माध्यम से हम और अरुण जी इस प्रोग्राम का करीब सालों से तैयारी कर रहे थे, क्यों अरुण जी? जी बिल्कुल, आप सच कह रही हैं। कब से प्लान बन रहा था इसका। और राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज की एक समय होता है, एक अचानक वो चीज होती है, मतलब कुछ इसमें अच्छाई होगी, कुछ इसमें शुभ अवसर होगा कि अब हम लोग आज इस कार्य को कर सके। सोचते सोचते सबका संयोजन करते करते श्रीकांत जी से बात होती रही, रीना जी से बात होती रही, हम लोग आपस में इसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। हमारी तो आपकी सितंबर में बात हुई थी। अरे अभी तो आपसे दिसंबर में हुई थी, लेकिन हमारी और जो बोले चिरैया के जो हमारे सितंबर में, यानी आपसे अभी हुई, लेकिन हम लोग सालों से इस प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो आज जाके ये काम हो सका, हमें बहुत बहुत खुशी है। रीना जी, वैश्य जी, मुझे भी हमें बहुत खुशी है कि आप लोग, बहुत अच्छा लगा। इतनी पुरानी यादें ताजा हुई हैं कि आप बता नहीं सकती कि बिल्कुल उस समय में चली गई हूँ।
उस समय में चली गई हूँ। अब कहना राजीव चाहूंगी आप सबका जी ने भी। वो जो स्टूडियो के हरवंश जायसवाल जी को जोड़ दिया, उनके बेटे को जोड़ दिया, उसमें तो चांद जी, चार चांद लग गए। चांद लग गया, 4 चांद बिल्कुल। लग गए, सही बात, सही और बात। निश्चित ही अधूरा रह जाता अगर ये संजय नहीं होते तो। हाँ बिल्कुल। और निश्चित ही बहुत ये आयोजन नई संभावनाओं के लिए ईश्वर ने रचा है, ऐसा लगता है। हाँ जी, इसीलिए अभी तक रुका हुआ था। तो बहुत भविष्य बहुत में कुछ धन्यवाद नई देते हैं। जी भविष्य हाँ, में कुछ नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जरूर। और अरुण जी और अमिता जी, मैं चाहूंगी कि आप बोले चिरैया के सौजन्य से जी कुछ वर्कशॉप टाइप का भी कुछ आयोजन करें, जी जरूर। जिससे हम जरूर, अपनी इस स्वागत बात को है। और लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा जो सहयोग होगा मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे, मुझसे निश्चित जो रूप से हो हम पाएगा करेंगे। मैं जरूर करूंगी। जी जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका। आपका ये बहुमूल्य सुझाव बहुत अच्छा लगा। जी जी। बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा लगा। जी बोलिए। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। और अब साधुवाद। और अब ये कार्यक्रम का प्रसारण हम समाप्त कर रहे हैं। ये जी आप सबको, सबका आभार है, सबको प्रणाम हमारा।